हेलो बच्चा बाड़ी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज की क्लास में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग सीएमए इंटरमीडिएट की थ्योरी कवर करने वाले हैं। तुम्हारी सीएमए मॉड्यूल के अंदर से ही कवर करेंगे, लेकिन कुछ एडिशनल चीजें मैंने डाल के रखी है जो कि तुम लोगों को हेल्पफुल होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं तुम लोगों को फटाफट से एक बार कि तुम्हारी जो थ्योरी आती है एग्जाम में वो मोर ऑफ अ न्यूमेरिकल बेस्ड होती है। यस, जो हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में किस तरीके से आप लोग जो प्रॉफिट है उसको दो टुकड़े में बांट सकते हो, नोशनल प्रॉफिट डब्ल्यूआईपी रिजर्व का कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हो, कौन से फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल है, इस टाइप के थ्योरी वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो दिस इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे आप एब्जॉर्प्शन कैसे करते हो ओवरहेड्स का, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन के क्या क्या सिचुएशन है। अब जो अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन होता है, अगर वो नॉर्मल नेचर का है या नॉर्मल नेचर का है, तो किस प्रकार से आप उसको डील करते हो। जैसे नॉर्मल नेचर का है तो हम लोग सप्लीमेंट्री रेट निकालते हैं, बट अब नॉर्मल नेचर का है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं और वो होते हैं प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। तो मैं सिर्फ और सिर्फ कंसर्न रहूंगा रिगार्डिंग प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। बहुत स्पेसिफिक चलेंगे, बहुत ठीक पढ़ने के लिए तो बहुत ज्यादा ही थ्योरी का कंटेंट है हमारी बुक के अंदर, लेकिन हम लोग सिर्फ वही थ्योरी का कंटेंट देखेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आने की जिसकी चांसेस है। तो जब थ्योरी की बात हो और चैप्टर 1 ना आए हमारे सामने तो क्या ही फायदा है। तो स्टडी नोट नंबर 1 जो है हमारा, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, इसके अंदर भर भर के थ्योरी डाली गई है और यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी एग्जाम ओरिएंटेड बन के आती है, तो हम उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम लोगों को बताई गई है कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में एंड कॉस्टिंग के बारे में, जो कि आपको नेक्स्ट पेज में देखने को मिलेगी। कॉस्ट अकाउंटेंसी का डेफिनेशन क्या बोलता है भाई साहब। कॉस्ट अकाउंटेंसी में बी डिफाइंड एज अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर एज will enable the total cost of any particular unit of production to be ascertained with reasonable degree of accuracy, at the same time to disclose the exactly how such cost is constituted। तो सिंपल शब्द में कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट क्लासिफिकेशन। जो हम लोग खर्चे करते हैं, कॉस्ट मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर, खर्चा ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, तो इसका क्लासिफिकेशन करना, और ये क्लासिफिकेशन होने के बाद हम जब बांट दिए खर्चों को तो उसको एनालाइज करना, कहां पर ज्यादा खर्चा हुआ है, कहां पर कम खर्चा हुआ है, ये सब चीजों को एनालाइज करना। इसके अलावा टोटल कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्शन के बारे में हम लोग जो टोटल कॉस्ट शीट बनाते हैं तो वहां पर हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं, तो टोटल कॉस्ट पता लगाना। ठीक है, उसके बाद चेक करना विद रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कि भाई ये तो हमने निकाला है, क्या हम इसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, क्या रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दिखा रहा है। ये सब चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर में कवर होती है। ठीक है, फाइनली कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब तुम लोग सिंपल बोल सकते हो, हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। फिर आता है तुम्हारा कॉस्टिंग। ठीक है, तो कॉस्टिंग इज सिंपली टेक्निक और प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट। तो किस प्रकार से मैं कॉस्ट निकालूंगा उसको हम कॉस्टिंग बोलते हैं। मतलब तरीका क्या होगा, टेक्निक क्या होगा, वो प्रोसेस क्या होगी, जिस प्रोसेस का यूज करके मैं अपनी कॉस्ट को क्या करूंगा, एसर्टेन करूंगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग बोलते हैं बच्चों। पर कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। सिंपल शब्दों में प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ रूल्स जो कि आपको फॉलो करने हैं वाइल डूइंग कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर कॉस्टिंग। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल्स, मेथड या टेक्निक टू द साइंस आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड द एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहां पर जो आप प्रिंसिपल्स, मेथड्स या फिर टेक्निक्स का यूज करोगे कॉस्ट अकाउंटिंग करते टाइम या कॉस्टिंग करते टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं। अगर मैं तुमको शॉर्ट में बताऊं, शॉर्ट में बताओ भैया, शॉर्ट में बताओ तो बच्चों, लो जी लो, ये देखो एकदम शॉर्ट में यहाँ पर दिया हुआ है सारी बातें, तो फटाफट से एक बार देखेंगे। सबसे पहले कॉस्ट, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी दैट इज नोन एज कॉस्ट। मतलब पर्टिकुलर चीज के ऊपर जो खर्चा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग है बेटा टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट की अकाउंटिंग करना, प्रॉपर बुक्स मेंटेन करना, बुक्स में सारे खर्चे लिखना, कौन से खर्चे किसके वो लिखना, अकाउंटिंग करना कॉस्ट की। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मेथड और टेक्निक। तो प्रिंसिपल, मेथड्स और टेक्निक्स के बारे में बताता है कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग करना कैसे है वो बताता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, फिर तो तुम्हारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, आ रही है बात समझ में, यस। अब भाई साहब
कॉस्ट अकाउंटेंसी, व्हाई इट इज इन साइंस, व्हाई इट इज इन आर्ट एंड व्हाई इट इज इन प्रैक्टिस। तो सिंपल शब्दों में साइंस है क्योंकि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये आर्ट है क्योंकि यहाँ पर आप क्या करोगे, अपनी एबिलिटी और स्किल्स का यूज करोगे, और ये प्रैक्टिस है बिकॉज कंटिन्यूस एफर्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो रिक्वायर्ड है इन द फील्ड ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, दैट्स व्हाई इट इज इन प्रैक्टिस। फटाफट से ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोग गो थ्रू करोगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता तो आप गलत फहमी में, बेटा आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एसरटेन करना कॉस्ट को अंडर डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट टेक्निक्स एंड सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग। तो सबसे पहला पर्पस तो ये होगा भाई कॉस्ट बता दे, पहला पर्पस तो ये होगा ना कॉस्ट बता दे। दूसरा सेलिंग प्राइस बता दे, कितना होगा इस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या कोट होगी एज पर द कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। टू डिटरमाइन एंड कंट्रोल एफिशिएंसी बाय सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। तो भाई मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड सेट कर देना, स्टैंडर्ड मटेरियल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, याद है, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स है ना, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स, इसको सेट कर देना कि भाई हम ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस बता रहे इस साल इतना होना चाहिए, ठीक है। अब हम उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे और कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। फिर है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंसर्न। तो भाई साहब क्लोजिंग इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में लेते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो ये कॉस्ट कौन बताता है, तो कॉस्ट बताता है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है कि क्या कॉस्ट है तुम्हारे मटेरियल की, ठीक है। टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर ऑपरेटिंग पॉलिसीज which may be determining of cost volume relationship, whether to close or to operate at loss, whether to manufacture, to buy market, whether to continue existing business। सिंपल शब्दों में कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोगों को हेल्प करता है मेक और बाय डिसीजन करने में, whether to continue the operation और close down the operation करने में। ये सब जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस पे नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे की जाती है। टू अचीव रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर विदाउट इंपेयरिंग द सुटेबिलिटी फॉर द यूज इंटेंडेड एंड डिमिनिशन इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सिंपल शब्दों में कॉस्ट अकाउंटिंग हमको हेल्प करता है कॉस्ट कम करने में, और कॉस्ट भी ऐसी कम करेंगे जिससे हमारी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों, यस ओके। साथ साथ में मेरे साथ पढ़ते जाओगे तुम लोग अपनी बुक सामने खोल के। स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तुम्हारा स्कोप जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का उसके बारे में बात कर रहा है। तो पहला स्कोप है बेटा कॉस्ट असरटेनमेंट के ऊपर बात करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव है ना कॉस्ट अकाउंटिंग का वो कॉस्ट असरटेनमेंट ही है। पहले पता तो लगाओ खर्चा कितना हो रहा है, प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करो, बताओ हमको कितना खर्चा हमारा हो रहा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विस के ऊपर। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग करना। अब भाई कॉस्ट को आपको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, इस कॉस्ट को आपको रिकॉर्ड करना है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है प्रॉपर कॉस्टिंग के लिए, और वहां पर आपको सारे खर्चे लिस्ट डाउन करने हैं ताकि लास्ट में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स वगैरह कर पाओ। ये सब क्या टर्म होते हैं आगे पढ़ेंगे हम, व्हाट डू मीन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, व्हाट डू मीन बाय प्रॉफिट सेंटर, व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट सेंटर, ये सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग करने से हम लोगों को प्रॉपर रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन है, 1 महीने याद रहेगा, 2 महीने याद रहेगा, 6 महीने याद रहेगा, 1 साल 2 साल 5 साल में मैं भूल जाऊंगा चीजों को। तो उससे बेटर है जो भी कॉस्टिंग से रिलेटेड चीजें उसको मैं प्रॉपरली रिकॉर्ड करूं। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की एनालाइज करना, भाई कौन सा कॉस्ट कहां पर कैसे किस इंटेंसिटी से किस वॉल्यूम से हो रहा है, कहां पर वो ज्यादा हो रहा है, कहां पर वो कम हो रहा है, कहां पर उसको कम किया जा सकता है, ये सब चीजें। तो लोकेटिंग द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट इन एक्चुअल कॉस्ट एंड बजटेड कॉस्ट, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट कॉस्ट, प्रोवाइड बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट, हेल्प इन टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन, वही बात है। कॉस्ट कंट्रोल, प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द एक्शन सो एज टू कीप द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट विद इन द सेट पैरामीटर। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि मैंने सेट किया था कि भाई मेरे को इतने खर्चे के अंदर अपना कार्यक्रम कर देना है। जैसे मान लो मेरा बजट है 10 लाख का, तो 10 लाख के अंदर मेरे को अपना काम खत्म कर देना है। तो क्या है प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द एक्शन, एक्शन को कुछ इस प्रकार से रेगुलेट करना कि जो मैंने टारगेट रखा है 10 लाख का उसके अंदर में ही कॉस्ट हो, उससे बाहर ना जाए। तो दैट इज नोन एज कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिपोर्ट क्या होता है, दिस इज द अल्टीमेट फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, अल्टीमेट फंक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग। These reports are primarily prepared for the use of management for at different level. Cost reports help in planning and controlling performance, appraisal, management, decision making. भाई नाम में ही आंसर है, कॉस्ट रिपोर्ट्स का मतलब होता है रिपोर्ट्स फॉर्म करना, कॉस्ट शीट बनाना, ये सब चीजें करना जो कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग मैनेजमेंट को हेल्प करेगी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल ऑफ कॉस्ट एंड फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है वेरिफिकेशन एंड करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो आपने जो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर की है वो कितनी ज्यादा रिलायबल है, कितनी ज्यादा ऑथेंटिसिटी है उसके अंदर, कितना ज्यादा हम उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, ये चीज होती है कॉस्ट ऑडिट के थ्रू। मतलब सिंपल शब्दों में एग्जामिनेशन है जो आपको पास करना है, और वो तभी पास कर पाओगे जब आपके सारे कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो सही प्रूफ जाएंगे, ठीक है।
check the adherence or to the cost accounting plan. Its purpose is not only to ensure the arithmetical accuracy of cost records but also to see the principle and rules has been applied correctly. तो भाई सिंपल शब्दों में यहाँ पर आपको कोई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं चेक करा रहा कि ट्रायल बैलेंस है भाई, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करके बता दो। हाँ जी, आप जो प्रिंसिपल्स या जो सेट ऑफ रूल्स को यूज किए तो आपने सही जगह पे सही रूल्स का प्रयोग किया है कि नहीं, ये भी चेक करने का काम जो है वो कॉस्ट ऑडिट के अंदर होता है। फ्यूचर में आपको करना है कॉस्ट ऑडिट, तो आपको जानना है। फटाफट से बेटा देख रहे डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिल्कुल आ सकता है। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी डिफरेंस आ सकता है। तो ऊपर ऊपर से हम लोग देखेंगे इसको जल्दी जल्दी। इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस इन अ जनरल वे, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ठीक है, इस बारे में बातें करता है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग इस बारे में बात करता है, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर प्लानिंग, ऑपरेटिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को क्या करता है, ये डेटा प्रोवाइड करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। ये क्या करेगा, क्लासीफाई, रिकॉर्ड करेगा, एनालाइज करेगा ट्रांजैक्शन सब्जेक्टिव मैनर में, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करेगा ऑब्जेक्टिव मैनर में अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ विच द कॉस्ट आर इनकर्ड। तो भाई ये खर्चा किस पर्पस से हुआ है इस बेसिस पे बताएगा, जबकि ये किस बेसिस बताएगा, नेचर ऑफ एक्सपेंस के बेसिस पे बताएगा कि एक्सपेंस का नेचर क्या है, डायरेक्ट नेचर है, इनडायरेक्ट नेचर, ठीक है। फिर इसके बाद it lays emphasizes on recording aspect without attaching any importance to control. It provides a detailed system of control for material, labor, overheads, cost with the help of standard costing and budgetary control. तो भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिंपल सा मुद्दा है, कोई भी खर्चा हुआ है तो मेरे को उसको नोट कर लेना है, कोई भी इनकम हुआ है मेरे को उसको रिकॉर्ड कर लेना है। पर कॉस्ट अकाउंटिंग हर चीज की रिकॉर्डिंग करता है अपना एक माइंडसेट बना के कि मेरा पर्पस है कि मेरे को मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के कॉस्ट लोगों को कंट्रोल में लाना है, तो उस बेसिस पे वो रिकॉर्डिंग करता है और इसके लिए वो स्टैंडर्ड और बजटरी कंट्रोल जैसे चैप्टर्स का यूज करता है। बजटरी से मेरे को याद आ गया एक क्वेश्चन बजटरी का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। तो फिक्स बजट का मतलब होता है ऐसा बजट जो सिर्फ एक लेवल पे बनता है, जैसे मान लो 100% लेवल पे ऑपरेट करेंगे तो कितना, बस हो गया, मतलब तुमको सिर्फ एक सेट ऑफ डेटा पूछा है क्वेश्चन, तो दैट इज नोन एज फिक्स बजट। यहाँ पर कोई भी खर्चा फिक्स्ड, वेरिएबल या सेमी वेरिएबल में डिवाइड नहीं होता है। लेकिन फ्लेक्सिबल बजट का मतलब होता है तुमको क्वेश्चन बोलेगा 60% पे बनाओ, 80% पे बनाओ, 100% पे बनाओ, तो यहाँ पर तुमको खर्चों को फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल बेसिस पे एलोकेट करना पड़ेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने किए हैं क्लास के दौरान, ठीक है। तो ये भी एक थ्योरी का अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट रिपोर्ट्स operating result and financial position usually at the end of the it give information through cost reports to management as and when required। तो भाई जब जरूरत पड़ेगी तब, मैं तुम लोगों को क्या बोलता था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द एंड ऑफ द ईयर एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग साल के पहले दिन से चालू हो जाती है और पूरे साल डेली चलते रहती है, ठीक है। और लास्ट में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तुमको प्रॉफिट देखने को मिलता है ना कहीं सबसे बड़ा हाथ उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है, क्योंकि पूरे साल कॉस्ट अकाउंटिंग मेहनत कर रही थी कॉस्ट को कंट्रोल में लाने में, और वही रिजल्ट आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं, ठीक है। The user of financial accounting statement are the various stakeholders, that is stakeholder, creditor, फाइनेंशियल। तो वो बता रहा है यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं, तो तुमको पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में भाई जनरली इंटरनल मैनेजमेंट, ऑफिशियल और सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी जो है उन्हीं लोग कंसर्न होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से। और हम बाहर ये डेटा पब्लिक कभी करते ही नहीं है, क्योंकि हम अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट किसी को कैसे बता सकते हैं, लाइक अगर बता दिए तो फिर समझ रहे हो ना। Generally, the financial statement are prepared periodically. The cost report statements are prepared as and when required. तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग पीरियोडिक वे में करते हैं। फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च, उस बेसिस पे हम करते हैं। बट कॉस्ट अकाउंटिंग जो है कोई समय नहीं है उसका, जब जरूरत पड़ी तब हम कॉस्ट अकाउंटिंग उठा के कर देंगे। बोलो हर हर गंगे। चलो, there are standard format used for presentation of financial information. There are no standard format। जैसा कि तुम लोग को बताया था पढ़ाते टाइम भी, कॉस्ट शीट का भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पूरे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारे पास, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है एज पर शेड्यूल 3 है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, पीएनएल अकाउंट का है, सब चीज का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सब चीज का रहता है यहाँ पर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर अकाउंट्स ऑफ द होल बिजनेस, दे आर इंडिपेंडेंट इन नेचर। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच प्रोडक्ट, जॉब एंड सर्विस। तो बोल रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग भाई पूरे बिजनेस की होती है, पूरे बिजनेस ने प्रॉफिट या लॉस कमाया सर वो बताते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग तुमको प्रोडक्ट वाइज, जॉब वाइज, डिपार्टमेंट वाइज भी तुमको प्रॉफिट या लॉस बता सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑल द कमर्शियल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस एंड इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिस एंड सेलिंग।
Cost accounting related to transaction connected with manufacturing of goods and service means expenses which entered into production। तो भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग दुनिया भर के जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं सबको रिकॉर्ड करेगा, बट कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ कंसर्न रहता है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड खर्चों से, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसर्न विद एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन दैट इज ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस कंसर्न एंड थर्ड पार्टी। कॉस्ट अकाउंटिंग कंसर्न विद इंटरनल ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट और रिसीव। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भाई ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाहर वालों के साथ जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उससे मतलब है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग को इंटरनल ट्रांजेक्शन से भी मतलब है जहां कैश इन्वॉल्व नहीं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बाकी ये सब एक्स्ट्रास में तो तुम लोग पढ़ सकते हो, तुमको इनमें से कोई 10 याद होने चाहिए अच्छे से, तो तुम लोग एग्जाम में लिख के आ सकते हो। अगर क्वेश्चन अच्छे मार्क्स में आ रहा है तो 6 7 8 पॉइंट अच्छे खासे, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा कॉस्ट अकाउंटिंग है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसमें तुम्हारा डिफरेंस दिया हुआ है क्या, तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंस देखेंगे। नहीं, नहीं दिया हुआ है, चलो ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्राइमरी कंसर्न विद मैनेजमेंट, इट इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निक एंड कॉन्सेप्ट which help management in establishing a plan for reasonable economic object। भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम में ही आंसर है। मैनेजमेंट जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की भाई वो किंग पिन होती है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो कारोबार होता है उन्हीं लोग संभालते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर उन लोग डिफरेंट सेट ऑफ प्रैक्टिस प्रिंसिपल्स टेक्निक्स और रूल्स का यूज करते हैं ताकि उन लोग को जो डेटा मिला है, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा मिला हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा मिले हो, मेजरली उन लोग कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा पे के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, उस डेटा को प्रोसेस करके ऑर्गेनाइजेशन को माउल्ड करना, ऐसी प्लानिंग और पॉलिसीज को फॉर्म करना जिससे हम लोग कॉस्ट कंट्रोल वगैरह कर सके, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर ले, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर सके। तो दैट इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग रोल प्ले इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहां पर बोल रहा है इट हेल्प इन मेकिंग रैशनल डिसीजन फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, ठीक है। एनी वर्केबल कॉन्सेप्ट और टेक्निक वेदर इट इज ड्रॉन फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग इकोनॉमिक मैथमेटिक्स स्टडीज कैन बी यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहीं से भी डेटा ले सकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स का यूज करेगा, इकोनॉमिक्स मैथ सब लगा देगा, डिसीजन मेकिंग करने का काम करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मेजरली, ठीक है। तो यही सब है बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तुमको समझ में आ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग तुमको पता है, ठीक है। और अब बस मैं इतना बोल दूं, वन लाइनर स्टेटमेंट है ये, तुम लिख के आओगे आंसर में तुम्हारा वैल्यू एडिशन होगा। द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ब्रॉडर देन द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाई? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग तो सिर्फ डेटा को भाई रिकॉर्ड करके दे दिया तुमको, डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट रिकॉर्ड कर दे दिया, बाकी उस डेटा को प्रोसेस करके डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, एनालिसिस करके डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेगा, ठीक है बच्चों। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब तुम लोगों को पता ही है, बस इस चीज को ध्यान में रखना, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग प्राइमरी इंप्राइज किस पे करता है, कॉस्ट पे, और जनरली इसका काम है भाई कलेक्ट करना है मेरे को डेटा को, फिर डेटा को एनालाइज करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा भी करना है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड देन मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, ये सब काम कॉस्ट अकाउंटिंग करता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेटा प्रोसेसिंग का काम करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग एडवांटेजेस क्या है बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग के मेनी फोल्ड एडवांटेजेस हैं। देखो यहाँ पर इतने सारे दिए हुए हैं, तो तुम लोगों को मैं थोड़े बहुत गो थ्रू करा देता हूँ, तुमको इसको रीड मार लेना है फटाफट से, साथ के साथ मार लेना। सुनो, वीडियो चल रही है तुम्हारी, वीडियो को पॉज करना है, जहां पर मैं बोलूंगा रीड मार लो, इसको फटाफट से एक बार रीड मार लेना, क्योंकि तुमको करना तो मेजरली क्या है, तुमको ओन वर्ड्स में लिख के आने आंसर, तुम लोग रटोगे तो नहीं बैठ के यहाँ पर आंसर को, इसलिए तुम एक बार गो थ्रू कर लोगे, तुम्हारे दिमाग में बैक एंड में पेपर के जस्ट पहले तुम एक बार गो थ्रू किया थ्योरी, तुम्हारे बैक एंड में आइडिया रहेगा, हाँ भाई इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट सिस्टम रिवील अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज लॉसेज एंड इनएफिशिएंसी ऑकरिंग इन एनी फॉर्म सच एज वेस्टेज ऑफ मैन पावर, आइडल टाइम, लॉस टाइम, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो सिंपल शब्दों में कॉस्ट अकाउंटिंग हर प्रकार की जो वेस्टेज होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही साबित नहीं होगी लॉन्ग रन में, उन सब के बारे में बताता है, चाहे लेबर बैठ के गप्पे मार रहे हो, चाहे मटेरियल किसी प्रकार से प्रोसेस में कहीं वेस्ट हो जा रहा हो, या फिर हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं किसी भी रिसोर्सेज का, तो ये सारी चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छे से तुमको बता देता है। कॉस्ट अकाउंटिंग लोकेट द एग्जैक्ट कॉस्ट फॉर डिक्रीज एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड लॉस। कॉस्ट अकाउंटिंग तुम लोगों को एप्रोप्रिएट एकदम डॉट पकड़ के बता देगा कि आपने ये इस पर्टिकुलर साल प्रॉफिट आपका बढ़ा है या फिर कम हुआ है, तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके पास सारे कॉस्ट सेंटर्स हैं, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं, तुरंत बता देगा किसकी वजह से हुआ है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग फर्निश सुटेबल डेटा इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट टू सर्व एज अ गाइड इन मेकिंग डिसीजन इन्वॉल्व फाइनेंशियल कंसिडरेशन। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेटा प्रोवाइड करने में, मैनेजमेंट को डेटा प्रोवाइड करता है जिस बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग का काम करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूजफुल फॉर प्राइस फिक्सेशन पर्पस, प्राइस फिक्स करने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग यूजफुल है, ऑल्दो सेल प्राइस इज जनरली related more to economic condition prevailing in the market than cost, the latter serve as a guide to test the adequacy of selling price। तो भाई सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए ये भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है।
विद द एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटरी कंट्रोल मेथड ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी सेट। तो भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल का यूज करके आपको एकदम ऑप्टिमम लेवल पता चल जाएगा कि इस लेवल पे मेरे को प्रोडक्शन करनी चाहिए। तो प्रोडक्शन का ऑप्टिमम लेवल आपको इसका यूज करके पता चल जाएगा। ठीक है, कॉस्ट कंपैरिजन हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल। तो भाई कॉस्ट कंपैरिजन से हम लोग कॉस्ट कंट्रोल में बहुत बड़ा हेल्प ले सकते हैं, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ही पार्ट है बच्चों। इसके बाद कॉस्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगा रेडी फिगर्स फॉर यूज बाय गवर्नमेंट, वेज ट्रिब्यूनल, बोर्ड एंड लेबर एंड ट्रेड यूनियन। तुम लोगों को पता है कई बार गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो तुम लोगों से डिमांड करती है एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, शायद एक दो रिपोर्ट्स मांग ले तुम लोगों से कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। कॉस्ट ऑडिट ने गवर्नमेंट नहीं बोल के रखा है कि भाई कॉस्ट ऑडिट करवाना है तुम लोगों को। तो ये सब चीजें तो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स मांगती है, तो ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है कि गवर्नमेंट खुद ही डिमांड कर रही है कि हमको ये रिपोर्ट चाहिए, तो कॉस्ट अकाउंटिंग फिर इसको फॉर्म करती है और गवर्नमेंट को सर्व करती है। तो ये रेडी फिगर्स प्रोवाइड करता है हमको। When a concern is not working to full capacity due to various reasons such as shortage of demand and bottlenecks in the production, the cost of idle capacity can be readily worked out and revealed to the management। तो भाई साहब अगर किसी वजह से कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में काम नहीं कर रही पर हमारा कॉस्ट खर्चा हो रहा है, तो उस सिचुएशन में मैनेजमेंट को तुरंत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि ये पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर जो है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है कॉस्टिंग में, तो उस सिचुएशन में तुरंत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग करती है। Introduction to cost reduction program combined with operations research and value analysis technique leads to economy। वही है कॉस्ट रिडक्शन के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ मर्ज करना, जैसे कि ऑपरेशनल रिसर्च या फिर वैल्यू एनालिसिस टेक्निक से। इससे क्या होगा, तुमको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होगा। लीड्स टू इकोनॉमी मतलब होता है तुम्हारी कॉस्ट को क्या करना, रिड्यूस करना। मार्जिनल कॉस्टिंग इज एम्प्लॉयड फॉर सजेस्टिंग कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन। इट इज यूजफुल टूल टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोग पढ़े हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग क्या डिसाइड करते थे, इतना प्रॉफिट चाहिए तो कितनी सेल्स करूं, इतनी सेल्स करूंगा तो कितना प्रॉफिट आएगा, इतना फिक्स कॉस्ट है तो ब्रेक इवन पॉइंट कहां आएगा। ये सब एनालिसिस मार्जिनल कॉस्टिंग करता है, जिससे एक बिजनेस डिसाइड कर पाती है कि कहां उनका ब्रेक इवन पॉइंट पहुंचने वाला है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, कहां से उन लोगों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी चालू हो जाएगा। ये सब चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ही है। ठीक है, कॉस्ट सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का डिटर्मिनेशन करना, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन करना। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अगर आपको मेरे को समझाना है तो मेरे को इसके लिए आपको बिन कार्ड समझाना पड़ेगा और स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर तुम लोगों को पता है कि मैं एक अकाउंट बनाता हूं जहां पर मैं पूरा डिटेल लिखता हूं रिगार्डिंग इशू ऑफ मटेरियल एंड रिसिप्ट ऑफ मटेरियल और कितना बैलेंस बचा है, दैट इज नोन एज स्टोर्स लेजर। और बिन कार्ड क्या होता है समझना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े ड्रम्स में सामान पड़ा रहता है। ठीक है, हर ड्रम में क्या बोलते हैं, एक अलग क्वांटिटी पड़ी रहती है, ऐसे करके बहुत सारे सामान पड़ रहते हैं। अब समझो, अगर उस ड्रम से मैं सामान को निकाल रहा हूँ, ठीक है, निकालते जा रहा हूँ निकालते जा रहा हूँ निकालते जा रहा हूँ सामान को उस ड्रम से, ठीक है, तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि इस ड्रम के अंदर कितना सामान बचा है। तो एक ना ड्रम जब भी ड्रम फुल भराता है ना तो उसके ऊपर एक ऐसे बिन कार्ड लगा देते हैं। ठीक है, बिन बिन ड्रम मतलब बिन और बिन का कार्ड। ठीक है, तो अब जैसे मान लो इनिशियली मैंने उसमें 50 किलो आइटम डाल दिया है, 50 केजी डाल दिया है, तो अब मैंने उससे 10 किलो जब निकाल लिया बाहर, तो अब मैं इसको काट के लिख दूंगा 40 किलो, क्योंकि अब इसके अंदर 40 किलो पड़ा है। जब मैं 20 किलो और निकाल लिया बाहर, तो अब इसके अंदर 20 किलो पड़ा है, तो मैं इसको काट के लिख दूंगा 20 किलो। जब मैंने 10 किलो और निकाल लिया बाहर, 10 किलो अभी और बाहर निकाल लिया, तो अब मैं इसको काट के लिख दूंगा 10 किलो, क्योंकि अंदर 10 किलो बचा है। तो इसको बोलता है बिन कार्ड। बिन कार्ड से क्या होता है, तुमको एग्जैक्टली पता रहता है कि ड्रम के अंदर कितना सामान पड़ा हुआ है, बिन के अंदर कितना सामान पड़ा हुआ है, और मेरे को कब फिर से ऑर्डर प्लेस करना है, क्योंकि ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ये तो एक अप्रोच हो गई। दूसरी अप्रोच अपनी हो गई स्टोर्स लेजर की। तो ये दो तरीके से तुम लोग अपने रॉ मटेरियल का हिसाब किताब मेंटेन कर सकते हो। बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है, अच्छा बिन कार्ड स्टोर्स लेजर अपन मटेरियल चैप्टर में कवर करेंगे, है ना। अभी तो मैंने तुम लोग को समझा दिया होता क्या है। पॉइंट ये है कि ये तो बेटा वो ऑन बुक्स वाली अप्रोच हो गई। एक्चुअल में तुम्हारा अगर किसी तरीके से बिन के अंदर एबनॉर्मल लॉस हो गया, या किसी तरीके से तुम्हारी क्वांटिटी एबनॉर्मल गेन कम या ज्यादा हो गई, तो अब उस सिचुएशन में फिजिकल वैल्यूएशन भी जरूरी है, फिजिकल क्रॉस चेक करना भी जरूरी। तो वो क्रॉस चेक करने की टेक्निक को हम बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। कि जब हम क्रॉस चेक कर रहे हैं कि जो मेरा बिन कार्ड या स्टोर्स लेजर में जो डेटा दिख रहा है वो डेटा मेरे फिजिकल आउटपुट से मैच हो रहा है कि नहीं, तो फिजिकल आउटपुट को टाइम टू टाइम क्रॉस चेक करना विद द बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर, इसको परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम बोलते हैं। इंक्लूड अ प्रोसीजर फॉर कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग करना है हमको, इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ कॉस्ट सिस्टम। द ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ कॉस्ट ऑडिट इन द, अच्छा बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर में डिफरेंस भी आ सकता है ना एग्जाम में, तो हम लोग अभी मटेरियल में पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑफ अ system of cost audit in the organization prevent manipulation and fraud and assist in furnishing correct and reliable cost। ये भाई ऑब्वियस है। ठीक है, साथ साथ में बच्चे बोल रहे हैं भैया हम वीडियो को लाइक भी करते हुए चल रहे हैं,
क्योंकि लाइक करना हमारा कर्तव्य, हमारा काम है। तो यस बेटा लाइक करते चलो वीडियो को। लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की लिमिटेशन ऑब्वियसली यार हर व्यक्ति का इस दुनिया में कोई ना कोई लिमिटेशन होता है, कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है। तो वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का भी लिमिटेशन है यहाँ पर। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनटू एलिमेंट्स, तो भाई एलिमेंट्स के बेसिस पे कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करना ये एक लिमिटेशन के तौर पे दिखता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। मटेरियल इशू प्राइसिंग बेस्ड ऑन एवरेज और स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो भाई जो मटेरियल की इशू प्राइस होती है वो एवरेज कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर बेस होती है, मार्केट प्राइस के ऊपर बेस नहीं होती, तो ये भी एक लिमिटेशन है। अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस एंड देयर एलोकेशन टू कॉस्ट यूनिट एंड सेंटर, तो जो ओवरहेड्स को हम एलोकेट करते हैं, तो हम लोग जिस बेसिस पे एलोकेट करते हैं वो बेसिस भाई सिर्फ एज्यूम कर ली गई है कॉस्ट अकाउंटिंग है। तुम लोग को भी पता है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ कुछ जो एलोकेशन होता है हमारा उसमें बहुत ज्यादा अपोर्शनमेंट जो होता है उससे बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी आती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये सारी चीजें क्या है, एज्यूम्ड है कि हम इस बेसिस पे कर ले रहे हैं, बट हमको एक्चुअल में पता नहीं है कि एक्चुअल में उस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के ऊपर कितना खर्चा होगा। हमने तो एक रेशियो लिया और उस रेशियो में उस खर्चे को बांट दिया, तो ये एक ड्रॉबैक बन के आता है। आर्बिट्री एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, भाई जॉइंट कॉस्ट का जो आर्बिट्री एलोकेशन होता है, देखियो ना जॉइंट कॉस्ट को बांटने के कितने सारे तरीके होते हैं, वो सेल्स वाले पॉइंट में बिफोर बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, कितने सारे तरीके से बांटते हैं। तो भाई सब अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीका यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया, आर्बिट्री हो गया, ठीक है। डिवीजन ऑफ ओवरहेड्स इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल, तो ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना फिक्स्ड में और वेरिएबल में, तो आप किस बेसिस पे डिसाइड कर लिए कि फिक्स्ड या फिर वेरिएबल है। तो आपके पास सिर्फ एक ही बेंचमार्क होता है कि अगर ये ओवर द पीरियड ये कॉस्ट सेम है तो ये फिक्स्ड है, और अगर ओवर द पीरियड पर यूनिट बेसिस पे सेम है और पीरियड के बेसिस पे अगर वेरी कर रही है तो ये वेरिएबल है, ठीक है। ये पर यूनिट बेसिस पे बदलता है और ओवरऑल में सेम रहता है, ये पर यूनिट बेसिस पे सेम रहता है पर ओवरऑल में बदलता है। अच्छा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में भी डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो कोई बात ही नहीं है। ये देखो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में तुम्हारा डिफरेंस आ सकता है। तो फिक्स कॉस्ट आर द एक्सपेंसेस ऑन फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एग्जांपल मशीनरी। वेरिएबल कॉस्ट एक्सपेंसेस स्पेंड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स, एग्जांपल रॉ मटेरियल। They do not change with the level of output of firm. In fact, they exist even when output is zero. Variable cost change with the level of output. Obviously, disappear when the output is zero. ठीक है। TFC is a straight line parallel to x-axis. TVC is a inversely S-shaped curve. पता है ना, ये देखो इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। Fixed cost do not change during short run. Variable cost change even during the short run. ठीक है। अच्छा इसको पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं और इसको प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो पीरियड कॉस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। फिक्स कॉस्ट एक महीने का रेंट, एक साल का रेंट, ये पीरियड कॉस्ट होती है। जबकि वेरिएबल क्या होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन कैन बी कंटिन्यूड इवन व्हेन फिक्स कॉस्ट आर नॉट रिकवर्ड, तो भाई अगर फिक्स कॉस्ट का खर्चा तुम नहीं भी कर पा रहे हो तो भी तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। पर नो फर्म विल प्रोड्यूस इफ दे आर अनेबल टू रिकवर द वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट अगर आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो तो सिचुएशन आपको अपने ऑपरेशन ही बंद करने पड़ जाएंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अपीयर टू बी एक्सपेंसिव सिंस द कॉस्ट एनालिसिस एलोकेशन एब्जॉर्प्शन ओवरहेड रिक्वायर कंसीडर। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अगर आपको मेंटेन करना है तो आपको ये पड़ेगा महंगा, क्यों, क्योंकि आपको एक बंदे को हायर करना पड़ेगा जो कि सीएमए है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, और वही पर्सन आपकी कॉस्ट एनालिसिस करेगा, एलोकेशन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, ये सारे खर्चे करेगा, और ये सारे खर्चे तो एडिशनल करेगा, साथ में अपनी फीस भी लेगा। तो और ये सब काम ना ऐसे नहीं हो जाता, बहुत सारे इसमें लेबर्स लगते हैं, बहुत सारी इसमें मेहनत लगती है, बहुत सारे स्टाफ लगता है, तो सिचुएशन में ये बहुत एक्सपेंसिव टास्क बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सिंस द रिजल्ट शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिफर from those shown by cost accounting, there is need for preparing reconciliation statement for verifying of accuracy। तो भाई साहब क्योंकि यहाँ पर समझना मेरी बात को ध्यान से, क्योंकि आप नॉन इंटीग्रल इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम हमने पढ़ा है, पढ़े हो ना भाई, हाँ जी। अब मेरे से पढ़े हो या किसी भी टीचर से पढ़े हो, आपने पढ़ा होगा इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम मतलब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग साथ में मेंटेन हो रहा है। नॉन इंटीग्रल मतलब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग अलग मेंटेन हो रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग मेंटेन हो रहा है। तो इसीलिए ये दोनों का बैलेंस डिफरेंस आएगा, और ये दोनों के डिफरेंस को हमको क्या करना पड़ेगा, रिकंसाइल करना पड़ेगा। इसके लिए एक अलग चैप्टर पढ़े हैं हम लोग अपने सिलेबस में, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग ये दोनों के बैलेंस को क्या करते हैं, रिकंसाइल करते हैं। तो ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं। तो अब एक क्वेश्चन एग्जाम में और बन के आता है, क्या बन के आता है, व्हेन द रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम आर ऑफ नो नीड, तब हमको रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका आंसर क्या होगा, व्हेन द इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम आर मेंटेन, ठीक है। जब आप इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन कर रहे हो
तब आपको रिकंसिलिएशन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल सिस्टम में कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग साथ में मेंटेन होता है, इस वजह से। ठीक है, हाँ जी भैया, ठीक है। इंस्टॉलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा। बच्चे डर गए होंगे, भैया इतना क्यों चिल्ला रहे हो? बेटा इंपॉर्टेंस के कारण चिल्ला रहा हूं। इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट सिस्टम एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो भाई साहब सबसे पहली चीज प्री रिक्विसाइट्स क्या है? प्री रिक्विसाइट्स क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, हाँ, प्री रिक्विसाइट्स बताओ। ठीक है, प्री रिक्विसाइट्स पढ़ते हैं। तो भाई नेचर, मेथड और स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ वेराइटी और क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, such other technique aspects should be examined. It is to be seen that how complex or how simple the production method are and what is the degree of control exceeded over them. तो भाई साहब आपका नेचर क्या है, आप कौन से मेथड यूज कर सकते हो, कितने स्टेज हैं आपके प्रोडक्शन लेवल के, ये सब चीजें, और आप किस तरीके की टेक्निक्स यूज करते हो। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें पे डिपेंड करता है कि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज, लेआउट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फैक्ट्री शुड बी स्टडीड। ये भी स्टडी किया जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी वाइड वैरायटी पे, कितने ब्रांच वगैरह चलते हैं, डिपार्टमेंट कितने हैं, कितना बड़ा साइज है, कितने उस पर फैला हुआ है, ये सब चीजें भी एक बड़ा फैक्टर रोल प्ले करेगी बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं याद रखना, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की प्री रिक्विसाइट्स क्या है। ठीक है, मेथड ऑफ परचेज, रिसीव, स्टोरेज, इशू ऑफ मटेरियल शुड बी एग्जामिन एंड मॉडिफाइड वेदर दे कंसीडर नेसेसरी। तो भाई आप मटेरियल कहां से परचेस करते हो, कैसे परचेस करते हो, स्टोरेज क्या फैसिलिटी है आपकी, इशू कैसे करते हो, इशू हो के कहां जाता है मटेरियल, ये सब चीजें स्टडी करना जरूरी है। वेज पेमेंट मेथड स्टडी करेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय देम टुवर्ड्स कॉस्ट कंट्रोल शुड बी केप्ट इन व्यू। तो भाई मैनेजमेंट क्या रिक्वायरमेंट चाह रही है, मैनेजमेंट की क्या इच्छा है, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से, वो हम स्टडी करेंगे। और मैनेजमेंट की क्या क्या पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन में चलती है उसको भी हम स्टडी करेंगे, ताकि हम लोग अप्रोप्रिएट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बना पाए। ठीक है, the cost of the system to be installed should be considered. It is needless to emphasize that the installation and operation of system should be economic. तो भाई साहब आप जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हो, अगर वो आपके प्रॉफिट को एक्सीड कर गया, मतलब उससे फायदा कम हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि खर्चा ज्यादा हो जा रहा है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि भाई जो आपको फायदा मिलने वाला है इस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से, वो आपका इकोनॉमिकल वे में आपको मिल जाए, मतलब आपका कॉस्ट जो है वो इतना लग रहा हो कि आपको जो फायदा मिलने वाला है वो ज्यादा हो और कॉस्ट जो लगने वाली है वो कम हो। ठीक है, द सिस्टम शुड बी सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट। भाई सिंपल और इजी टू ऑपरेट होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ है, जो हमारी इंप्लॉइज है, वो समझ ही नहीं पाएंगे, तो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज ऑपरेशनल नहीं हो पाएगी। ठीक है, सिस्टम कैन बी इफेक्टिवली रन इफ इट इज अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपरली सूटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। भाई ये भी देखना है कि सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली रन करेगा। ठीक है, forms and records of original entry should be so designed as to involve minimum clerical work and expenditure। भाई कुछ इस प्रकार से आपको डिजाइन करना है आपका क्या चीज, रिकॉर्ड्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब आपकी जो ओरिजिनल एंट्री की रिकॉर्डिंग होती है उसको आपको इस तरीके से डिजाइन करना है कि आपको बहुत कम इस पे लेबर वर्क लगे, बहुत ज्यादा कम क्लरिकल वर्क लगे और ज्यादा इफेक्टिवली रिकॉर्डिंग हो सके। व्हाट वी कैन से, द सिस्टम शुड बी सो डिजाइन दैट कॉस्ट कंट्रोल कैन बी इफेक्टिवली एक्सरसाइज। तो कॉस्ट कंट्रोल आप इफेक्टिवली एक्सरसाइज कर सको, इस प्रकार से सिस्टम आपका डेवलप होना चाहिए। ठीक है, द सिस्टम शुड इनकॉर्पोरेट सुटेबल प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग टू द वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दिस शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। तो क्या बोल रहा है, सिस्टम कुछ इस प्रकार से इनकॉर्पोरेट करोगे, सुटेबल प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग टू द वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मान लो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, सबको अलग अलग डेटा चाहिए, तो कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट को जो डेटा चाहिए वो उनको एक्सेसिबल होगा, बाकी टॉप और लोअर से उनको कोई लेन देन नहीं है। लोअर लेवल मैनेजमेंट को जो डेटा चाहिए उनको इससे मतलब होगा, ठीक है, उनको मिडिल और टॉप से कोई लेन देन नहीं। और टॉप लेवल मैनेजमेंट को जो डेटा चाहिए उनको हम लोग ओपन कर देंगे फॉर ऑल, ताकि उनको अपना खुद का डेटा चाहिए तो वो ले ले, अब बाकी उनको दूसरों का डेटा भी एक्सेस करना है कि मिडिल में क्या चल रहा है, लोअर में क्या चल रहा है, तो उसको भी एक्सेस कर सके, बिकॉज उन लोग पूरे करता धरता होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो इसलिए उनके पास सारा डेटा रेडली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्विसाइट्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, क्या क्या होना चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी सिंपल और प्रैक्टिकल, इट शुड एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो 2 पॉइंट यही है कि भाई सिंपल टू यूज होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन का जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल ही नहीं करेगा तो काहे का अच्छा है सिस्टम। The data and information used by cost accounting system should be authentic and accurate। तो जो डेटा है
और जो इन्फॉर्मेशन है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के द्वारा यूज की जाएगी वो ऑथेंटिक और एक्यूरेट होना चाहिए, इनफ टू प्रेजेंट एक्यूरेट रिपोर्टिंग इन द ऑर्डर टू फैसिलिटेट द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग राइट डिसीजन। अगर डेटा ऑथेंटिक नहीं हुआ, डेटा अगर रिलायबल नहीं हुआ, डिसीजन जो करेगी वो गलत हो जाएगी ना, समझो इस बात को। नेक्स्ट है तुम्हारा देयर इज अ नीड ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन क्लासिफाइंग एंड ट्रीटिंग रिपोर्टिंग कॉस्ट डेटा इन इंफॉर्मेशन सो दैट इट कैन फैसिलिटेट कंपैरेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो भाई एक कंसिस्टेंट वे में और एक यूनिफॉर्म वे में डेटा रिकॉर्ड होना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, ताकि हम लोग कंपेरेबिलिटी बढ़ा सके। कंपेरेबिलिटी मतलब रेशियो एनालिसिस चैप्टर में फाउंडेशन में पढ़े थे ना कि भाई दो डेटा तभी कंपेरेबल होता है जब वो यूनिफॉर्म बेंचमार्क में होता है, ठीक है, और कंसिस्टेंट होगा। तो भाई जब तक यूनिफॉर्मिटी कंसिस्टेंसी नहीं होगी तब तक कंपैरेबिलिटी नहीं आ पाएगी। ठीक है, with a view to ensuring clarity of the result there should be integration of the cost accounting system with financial accounting, operational research, statistical, taxation। तो भाई साहब अगर आप क्लैरिटी चाहते हो रिजल्ट्स में आप ज्यादा अप्रोप्रिएटनेस चाहते हो, ज्यादा क्लैरिटी चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स और टैक्सेशन, ये सब चीजें, मतलब सिंपल शब्दों में अदर डिसिप्लिन को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते नहीं यार हम तो एक छत्र रात चलाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग है, ना जी ना, गलत बात। कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ आपको अदर डिसिप्लिन को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि आप ज्यादा क्रीमफुल रिजल्ट ला सको, ज्यादा क्रीम रिजल्ट निकाल सको बाहर। द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड हैव इनफ फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्डर टू एकोमोडेट necessary amendments modification for the purpose of incorporating changes in टेक्निकल रेगुलेटरी एंड अदर रिक्वायरमेंट। तो अगर कोई टेक्निकल चेंजेस आते हैं या कोई लॉ के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में चेंज आता है या फिर कोई दूसरी किसी भी प्रकार की चेंज आती है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो जल्दी जल्दी सारे चेंजेस को अडॉप्ट कर सके, जल्दी जल्दी हम चेंजेस को इंप्लीमेंट कर सके। तो इस प्रकार से आपको इसको फ्लेक्सिबल भी बनाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा द मैनेजमेंट शुड बी सेटिस्फाइड विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम दैट फैसिलिटेट द मैनेजमेंट इन टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। और फाइनली जिसके लिए ये काम किया गया है दैट इज मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए हमने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगवाया है ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब इस सिचुएशन में मैनेजमेंट सेटिस्फाइड रहनी चाहिए कि हाँ भाई कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से हम लोग को जो डेटा मिल रहा है वो एक्यूरेट है, रिलायबल है और हम लोगों को स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है बच्चों, यस। नेक्स्ट है बच्चों देखो कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट्स के बारे में बात करने वाले हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। कॉस्ट यूनिट्स के ऊपर मैं तुम लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले देखो व्हाट इज कॉस्ट, हम लोग को पता है कॉस्ट इज द मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज। तो सिंपल शब्दों में वो जो खर्चा हम करते हैं जिसको हम पैसे के बेसिस पे, मॉनेटरी बेसिस पे काउंट करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या बेटा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिवाइडेड है। तुम लोग को पता है सारे जो डायरेक्ट होते हैं उसको हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं और सारे जो इनडायरेक्ट होते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स बोलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, इस सब का मतलब हम लोगों को पता है, हमने प्रैक्टिकली समझा है। प्राइम कॉस्ट का मतलब हम लोगों को पता है। तो जो चीजें हम लोगों ने प्रैक्टिकल चीजों में कवर की है, न्यूमेरिकल चीजों में कवर की है, उसका मैं कवरेज यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होगा, अननेसेसरी टाइम बढ़ेगा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हम समझते हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज द टेक्निकल नेम फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, अ प्रोजेक्ट, अ डिपार्टमेंट और एनी एक्टिविटी टू विच अ कॉस्ट रिलेट्स। तो भाई जो कॉस्ट होता है, पर्टिकुलर जो खर्चा तुम्हारा कोई भी खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, वो कौन से प्रोडक्ट से, कौन से डिपार्टमेंट से, कौन से पर्सन से या कौन सी चीज से वो रिलेटेड है, उसको हम बोलते हैं क्या, तुम्हारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे मान लो तुम्हारा खर्चा हुआ है इस डायरी के ऊपर, इस डायरी के ऊपर खर्चा हुआ है तुम्हारा, तो मैं बोलूंगा ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। इस कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ये पेपर का खर्चा हुआ है, ये जो पेपर है इसका खर्चा हुआ है इस कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट सिंपली नाम दिया जाता है उस चीज को जिस चीज के ऊपर खर्चा हुआ रहता है, जिस चीज से रिलेटेड होती है वो कॉस्ट। ठीक है, therefore the term cost should always be linked with a cost object to be more meaningful. Establishing a relevant cost object is very crucial for a sound cost accounting system. The cost object could be defined broadly or narrow. At a broader level, a cost object may be named as cost center, whereas at lower most level it is called be named as cost unit. तो सिंपल शब्दों में देखो हम लोग ज्यादा प्रिसाइज चीजों को ज्यादा प्रिसाइज रखने के लिए हम लोग उसका नामकरण संस्कार कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको ज्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट आए। तो जो तुम्हारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है मतलब सिंपल शब्दों में जिसके ऊपर खर्चा हुआ है, अब चाहे वो पूरा पूरा डिपार्टमेंट हो ब्रॉडर सेंस में, तो उस डिपार्टमेंट का नाम मैं रख देता हूं, ये है कॉस्ट सेंटर। क्या है ये, कॉस्ट सेंटर। यहाँ छप्पर फाड़ के खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। और जब इन शॉर्टर सेंस में बात करना
मूवी में थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, सर्विस कॉस्ट पड़ा है, एक सीट का कितना खर्चा, दैट इज नोन एज कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको किस बेसिस पे इसको जज करोगे। जैसे कि हम लोग गोल्ड परचेस करने जाते हैं तो हम बोलते हैं भाई 1 तोला 10 ग्राम, तो वो उसकी कॉस्ट यूनिट है। ठीक है, हम कार परचेस करने जाते हैं तो एक कार कितने की है, तो वो उसकी क्या है, कॉस्ट यूनिट है, पर यूनिट। जब हम लोग चावल परचेस करने जाते हैं तो पर केजी कॉस्ट होता है, तो 1 किलो उसकी कॉस्ट यूनिट है। ठीक है, तो वो होता है कॉस्ट यूनिट का मतलब। आ रही है बात समझ में? अभी कॉस्ट यूनिट हम पढ़ेंगे वैसे नेक्स्ट पेज में मेरे ख्याल से। ये देखो, फिर इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस भी देके रखे हैं, तुम लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड बातें करने हैं जैसा कि तुम लोगों को पता है। ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, तो द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लेवल ऑफ कॉस्ट ऑफन यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एबीसी टू डिनोट द फैक्टर व्हिच लिंक एक्टिविटी रिसोर्स कंजम्पशन to produce output. For example, the number of purchase order would be a cost driver for procurement cost. Cost driver का मतलब होता है जो कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कॉस्ट को बढ़ाने या कम करने में जिसका हाथ होता है वो होता है कॉस्ट ड्राइवर्स। एग्जांपल में देखो यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स वुड बी अ कॉस्ट ड्राइवर फॉर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। तो मेरे को एक बात बताओ, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करने हैं, क्या इससे आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट में फर्क पड़ेगा? क्योंकि जैसा कि हमको पता है रॉ मटेरियल की कॉस्ट में हम लोग जो परचेज की कॉस्ट होती है उसको प्रोक्योरमेंट की जो कॉस्ट होती है उसको हम इंक्लूड करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा होंगे तो ये वाला खर्चा ज्यादा होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर कम होंगे तो ये वाला खर्चा कम होगा। बट ये किस बेसिस पे डिसाइड करें कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? चैप्टर मटेरियल में ईओक्यू में पढ़ा है हमने, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि कितना ऑर्डर प्लेस करूं जिससे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होगा। बट वो बात यहाँ पर नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही कॉस्ट ड्राइवर की। तो कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है जो कॉस्ट को ड्राइव करता है, जो कॉस्ट को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा कॉस्ट सेंटर। ठीक है, तो बोल रहे हैं कॉस्ट सेंटर इज एज अ लोकेशन, अ पर्सन और एनी आइटम ऑफ इक्विपमेंट और अ ग्रुप ऑफ आइटम इन द कनेक्टेड विद एन अंडरटेकिंग रिलेशन टू विच कॉस्ट एसरटेन्ड एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। तो सिंपल शब्दों में एक डिपार्टमेंट को तुम कॉस्ट सेंटर बना सकते हो, एक बंदे को तुम कॉस्ट सेंटर बना सकते हो, एक पूरी पूरी अपनी ब्रांच को तुम कॉस्ट सेंटर बना सकते हो। और कॉस्ट सेंटर बनाया क्यों जाता है? ठीक है, ताकि देखो अब जैसे मान लो ये तुम्हारा पूरा फैक्ट्री का एरिया है, ये एक कॉस्ट सेंटर हो गया, ये एक कॉस्ट सेंटर हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये इतने तुम्हारे कॉस्ट सेंटर्स हो। तो अब यहां पर जो भी खर्चा होगा उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल, यहां पर जो भी खर्चा होगा उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, यहां पर जो भी खर्चा होगा इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल। जैसे मान लो एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, अब ये किसके कारण हुआ मेरे को पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि मैं डिवाइड करके नहीं रखा था ऑर्गेनाइजेशन को। बट अगर मैं कॉस्ट सेंटर के बेसिस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ देता हूं, तो अब जब एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा बढ़ा है तो मैं सीधा ढूंढूंगा वो सेगमेंट जिस सेगमेंट का कॉस्ट बढ़ने के कारण पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट बढ़ा हुआ दिख रहा है, और सीधा उसको पकड़ूंगा और उससे मांगूंगा एक्सप्लेनेशन। तो कॉस्ट सेंटर एक लोकेशन को भी बोल सकते हो, एक आदमी को भी बोल सकते हो, या किसी आइटम को भी बोल सकते हो। और ये चीज बनाई क्यों जाती है? ताकि आप कॉस्ट कंट्रोल कर सको। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल इसी बेसिस पे करोगे ना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढते रहोगे क्या किसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है? नहीं, उस पर्टिकुलर सेगमेंट को पकड़ो और भाई बोलो कॉस्ट कम करो, अपना कॉस्ट रिडक्शन करवाओ। ठीक है, the determination of suitable cost center as well analysis of cost under cost center is very helpful for periodical comparison and control of cost। और इससे क्या एक फायदा होता है, जैसे मान लो ये वाला जो सेगमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, इसका पिछले साल का कॉस्ट कितना था, इस साल का कॉस्ट कितना था, उस बेसिस पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि अगले साल का कॉस्ट कितना आएगा। फ्यूचर फोरकास्टिंग प्लस कंपैरिजन कर सकता हूँ कि कॉस्ट बढ़ी है कि कम हो रही है, एफिशिएंसी बढ़ी है कि कम हो रही है। तो ये सब कॉस्ट सेंटर बनाने के एडवांटेजेस होते हैं कि तुम एक पर्सन को बना दो तू कॉस्ट सेंटर है, जा अब ये वाला डिपार्टमेंट तू संभाल, इस डिपार्टमेंट में खर्चा बढ़ा तेरी रिस्पॉन्स, तू कॉस्ट सेंटर है। ऐसे कॉस्ट सेंटर आप किसी को भी बना सकते। अब कॉस्ट सेंटर भाई 2 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। पर्सनल कॉस्ट सेंटर कंसिस्ट ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, जबकि इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर कंसिस्ट ऑफ लोकेशन और आइटम। तो सिंपल शब्दों में जब आप जिंदा इंसान के बारे में बात कर रहे हो तो दैट इज नोन एज पर्सनल कॉस्ट सेंटर, और जब आप किसी डिपार्टमेंट या लोकेशन के बारे में बात करो दैट इज नोन एज इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। ठीक है, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और सर्विस कॉस्ट सेंटर। तो these centers are engaged in production work, engaged in converting raw material into finished goods। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। जबकि these centers are ancillary to and render service to production cost center, मतलब ये लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर को, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सर्विस कॉस्ट सेंटर। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव वाले काम हो गए, और तुम्हारे लीडरशिप वाले काम हो गए, तुम्हारा गाइडेंस वाला काम हो गया। ठीक है, ये सब चीजें जो प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस वाले एम्प्लॉइज प्रोवाइड करते हैं,
मैनेजर्स प्रोवाइड करते हैं, तो दिस इज नोन एज सर्विस कॉस्ट सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इन कॉस्ट अकाउंटिंग डिनोट्स अ सेगमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एक्टिविटी ऑफ विच रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू अ स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्पेसिफिक पर्सन को दे दी जाएगी। इसके बाद thus a factory may be split into a number of center and a supervisor is assigned with the responsibility of each center। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं ना, बस वही है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो हर डिपार्टमेंट के हेड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है उस डिपार्टमेंट की, इस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी कार्यक्रम होगा तुम अब तुम संभालो, तुमको कैसे संभालो। तो दिस इज व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन। कल को अगर कुछ दिक्कत हुई तो उस पर्टिकुलर पर्सन को हम अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी थी, तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर दिया गया था, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, all costs relating to the center are collected and manager responsible for such a cost center judged by reference to the activity level achieved in the relation to cost। तो वही है, फिर उसकी एफिशिएंसी को जज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया और डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर आता है प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो प्रॉफिट सेंटर इज अ सेगमेंट ऑफ बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड सेल्स of product, system and services। Thus a profit center encompass both cost that incur and revenue that it generate। तो अभी तक के जो हम कॉस्ट सेंटर या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेशन की या फिर कॉस्ट की, बट प्रॉफिट सेंटर उस पर्टिकुलर सेगमेंट के कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों की बात करते हैं। ठीक है, ये देखो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड सेल्स, मतलब प्रोडक्शन की भी बात करेगा, सेल्स की भी बात करेगा, यानी सिंपल शब्द में कॉस्ट की भी बात करेगा और रेवेन्यू की भी बात करेगा। ठीक है, प्रॉफिट सेंटर क्रिएटेड टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिविजुअल एंड मेजर देयर परफॉर्मेंस। तो भाई इंडिविजुअल को हम डेलीगेट कर देते हैं और फिर उनकी परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं उस बेसिस पे। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग प्रॉफिट सेंटर आर समटाइम्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेस्टमेंट मेड फॉर द सेंटर। द प्रॉफिट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टेड कैपिटल सच द प्रॉफिट सेंटर में ऑल्सो भी टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो भाई उस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया या कितना पैसा हमने इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, वो भी उस सेगमेंट की प्रॉफिट निकालने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम लोग प्रॉफिट सेंटर को कई बार इन्वेस्टमेंट सेंटर के नाम से भी जानते हैं। आ रही है बात समझ में? तो कॉस्ट सेंटर एक डिपार्टमेंट को या एक जगह को या एक आदमी को, किसी को भी कॉस्ट सेंटर बना देंगे और उस जगह पे जितना भी खर्चा होगा उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मतलब एक पर्सन को एक एरिया एलोकेट कर देंगे और उस एरिया के लिए, उस एरिया के अंदर जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है, उसके लिए वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है और उसी पर्सन से एक्सप्लेनेशन हम मांगेंगे। प्रॉफिट सेंटर एक पर्टिकुलर एरिया के लिए जितने भी हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्शन हो रहा है या सेल्स हो रहा है, यानी कि कॉस्ट या फिर रेवेन्यू हो रहा है, बेसिकली नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है उस जगह का, उसके लिए वो आदमी, वो व्यक्ति क्या है, अकाउंटेबल है, वो व्यक्ति क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अब इस सिचुएशन में हम लोग वहां पर कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे, वो सब चीजें भी इसी बेसिस पे डिसाइड की जाती है कि प्रॉफिट कितना होगा। तो दैट इज नोन एज, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है, अब आ रहा है बेटा कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है किसी भी चीज को आप किस बेसिस पे वैल्यू करते हो, किस बेसिस पे वैल्यू। जैसे कि मान लो ये देखो एग्जांपल दिया यहाँ पर, ऑटोमोबाइल को मैं नंबर ऑफ व्हीकल्स के बेसिस पे, केबल को मैं मीटर्स या किलोमीटर्स के बेसिस पे, सीमेंट को टन के बेसिस पे, केमिकल या फर्टिलाइजर्स यानी कि लिक्विड को हम लोग लीटर, किलोग्राम या टन के बेसिस पे करते हैं, गैस को हम क्यूबिक मीटर के बेसिस पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को किलोवाट पर आवर के बेसिस पे, ट्रांसपोर्टेशन को टन किलोमीटर या फिर पैसेंजर किलोमीटर एज द केस में भी, क्योंकि अगर वो सामान लेके जा रहा है तो टन, अगर वो आदमी लेके जा रहा है तो पैसेंजर किलोमीटर। हॉस्पिटल को पेशेंट डे के बेसिस पे और होटल्स को बेड नाइट के बेसिस पे, ऐसे कर करके और भी कुछ कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। ये देखो एजुकेशन को स्टूडेंट ईयर, टेलीकॉम को नंबर ऑफ कॉल्स, बीपीओ सर्विस को अकाउंट हैंडल्ड और प्रोफेशनल सर्विस को चार्जेबल आवर्स के बेसिस पे हम लोग वो करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट की यूनिट, मतलब कॉस्ट को किस यूनिट पे आप मेजर करोगे। ठीक है, तो कॉस्ट यूनिट इज डिवाइस फॉर पर्पस ऑफ ब्रेकिंग अप और सेपरेटिंग कॉस्ट इनटू स्मॉलर सब डिवीजन attributable to a product or service। ठीक है, cost unit can be defined the unit of product or service in relation to which cost are ascertained। तो किस यूनिट पे हमको उसको वैल्यू करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्रेस इन सुटेबल कॉस्ट यूनिट, स्टेट द कॉस्ट यूनिट फॉर द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। तो पहला आपसे पूछा है स्टील, तो बेटा स्टील को किस बेसिस पे मेजर करते हैं हम लोग? स्टील को हम लोग टन के बेसिस पे मेजर करते हैं। ऑटोमोबाइल को नंबर ऑफ व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल को नंबर ऑफ व्हीकल्स,
ट्रांसपोर्टेशन को वही पैसेंजर किलोमीटर या फिर टन किलोमीटर, दोनों लिख के आना है ना आपको, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया। पावर को बेटा किलोवाट, किलोवाट पर आवर। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। आ रही बात समझ में? इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। स्टेट द यूनिट ऑफ कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन को वही बेटा पैसेंजर किलोमीटर और टन किलोमीटर के बेसिस पे। पावर को किलोवाट पर आवर के बेसिस पे। होटल इंडस्ट्री को बेटा पर रूम पे। और हॉस्पिटल को पेशेंट पे। ठीक है, तो ठीक। बेड नाइट भी लिख सकते हो। यस, बच्चे पूछ रहे हैं भैया क्या हम बेड नाइट नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, बेड नाइट भी लिख सकते हो, रूम डे भी लिख सकते हो, बेड नाइट भी लिख सकते हो। ठीक है, हो गया। यस, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। अब आ रहे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज में, कॉस्ट एलोकेशन और कॉस्ट अपोर्शनमेंट। इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कॉस्ट एलोकेशन का मतलब होता है व्हेन आइटम ऑफ कॉस्ट आर आइडेंटिफिएबल डायरेक्टली विद सम प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट, सच कॉस्ट आर चार्ज टू सच कॉस्ट सेंटर, दिस प्रोसेस नोन एज कॉस्ट एलोकेशन। मेरे को सिंपल शब्दों में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रेंट आता है। मतलब हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रेंट हमको पहले से पता है। पूरी बिल्डिंग का रेंट नहीं आता है। फर्स्ट फ्लोर का रेंट अलग आता है, सेकंड फ्लोर का रेंट अलग है, थर्ड फ्लोर का रेंट अलग है, फोर्थ फ्लोर का रेंट अलग है। और फर्स्ट फ्लोर में डिपार्टमेंट 1 है, सेकंड में डिपार्टमेंट 2 है, थर्ड में डिपार्टमेंट 3 एंड सो ऑन। तो अभी सिचुएशन में क्या मेरे को रेंट को बांटना पड़ेगा डिपार्टमेंट्स के बीच में? नहीं बांटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पहले से पता है कितना रेंट कौन से डिपार्टमेंट का, कि सबका अलग अलग आ रहा है। तो दैट इज नोन एज कॉस्ट एलोकेशन। जब कॉस्ट आर आइडेंटिफिएबल डायरेक्टली, मेरे को कॉस्ट डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल है तो इसको बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन। नेक्स्ट है तुम्हारा कॉस्ट अपोर्शनमेंट। So when item of cost cannot be directly charged to accurately identifiable with any cost center, they are proportionally distributed among the cost center on some predetermined basis. This method is known as cost apportionment. तो क्या होता है कॉस्ट अपोर्शनमेंट का मतलब? कि भाई साहब मैं डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि ये खर्चा कौन से डिपार्टमेंट। और से इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरे ऑर्गेनाइजेशन का 1 लाख रुपए आ गया। अब इसके अंदर 5 डिपार्टमेंट है, बट इन 5 डिपार्टमेंट का कितना कितना शेयर है नहीं पता, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी मीटर अलग अलग नहीं लगवाया है। तब उस सिचुएशन में किलोवाट कितना कंज्यूम हुआ है, किलोवाट कंज्यूम्ड बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट, इस बेसिस पे मैं इस इलेक्ट्रिसिटी को बांट दूंगा अलग अलग डिपार्टमेंट में। ठीक है, कितना कितना किलोवाट कंज्यूम हुआ है उस बेसिस पे। तो अब इसको हम बोलते हैं कॉस्ट अपोर्शनमेंट, कि जब आप को पता नहीं है बट आप कुछ प्री डिटरमाइंड बेसिस पे इसको क्या कर रहे हो, बांट रहे हो खर्चों को। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट अपोर्शनमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा बेटा कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। तो बोल रहा है अल्टीमेटली द इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड एज दे आर कॉमनली नोन वी विल हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फाइनल प्रोडक्ट so that the charge is complete. This process is known as cost absorption. तो क्या बोल रहा है? अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है, जो भी तुम्हारा इनडायरेक्ट खर्चा होता है या ओवरहेड्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग जनरली बोला जाता है, उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ओवर द फाइनल प्रोडक्ट। यानी सिंपल शब्दों में जो हम लोग P1 P2 S1 S2 बनाते हैं, तो S1 S2 का खर्चा P1 P2 में हमको लास्ट में बांटना ही पड़ता है, क्योंकि हमको कॉस्ट कहाँ से रिकवर करनी है? प्रोडक्ट से रिकवर करनी है। सर्विस तो हम इंटरनली प्रोवाइड कर रहे थे, हमारा काम सर्विस प्रोवाइड करने का नहीं है। जो भी सर्विस प्रोवाइड हुई है हमारे डिपार्टमेंट को प्रोवाइड हुई, तो हम सारे खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या कर देते थे? बांट देते थे, एब्जॉर्ब करवा देते, एब्जॉर्ब्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो वही बोल रहा है, इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट एब्जॉर्प्शन, कि जब आप सर्विस डिपार्टमेंट के जो भी खर्चे होते हैं उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या करवा देते हो? एब्जॉर्ब करवा लेते हो। ठीक है, यूजुअली एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर अडॉप्टेड। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट परसेंटेज, ये एब्जॉर्प्शंस के रेट बताया है कि इस तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हो। अच्छा, एक बच्चों को डाउट आता है भैया जब क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि किस बेसिस पे एब्जॉर्ब करना है, तो किस बेसिस पे एब्जॉर्ब करवा सकते हैं? तो बेटा जो तुम्हारा प्रोडक्शन या तुम्हारा जो फैक्ट्री का ओवरहेड्स होता है, फैक्ट्री का ओवरहेड्स, उसको आपको लेबर के बेसिस पे एब्जॉर्ब कराना है। और इसके अलावा जितने भी ओवरहेड्स है, एडमिन है, सेलिंग है, वो आपका जो उसका जस्ट इमीडिएट टोटल होता है, उसके जो जस्ट ऊपर इमीडिएट टोटल होता है, उस बेसिस पे आप उसको एब्जॉर्ब करवाओगे। ठीक है, बस एक फैक्ट्री ओवरहेड का ही स्पेशल है लेबर वाला। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारी कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तो मैंने रेगुलर क्लास के टाइम पे भी आप लोगों को बताया था कि हम लोगों का जो प्राइम कॉस्ट होता है और जो कन्वर्जन कॉस्ट होता है, दोनों में ये डिफरेंस होता है। प्राइम कॉस्ट में ना डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर
डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो प्राइम कॉस्ट में मेरा डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, पर फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं आता। कन्वर्जन कॉस्ट में मेरा डायरेक्ट मटेरियल नहीं आता, लेकिन डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो यही डिफरेंस होता है। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा हुआ, और वो कौन सा खर्चा होता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री के ओवरहेड्स। ये तीनों यूज होते हैं मेरे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, the term is defined as the sum of direct wages, direct expense and overhead cost of converting raw material into finished good, converting a raw material from one stage of production to another stage। ठीक है, यही होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा बेटा कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? तो कॉस्ट कंट्रोल इज डिफाइंड एज द रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड अंडरटेकिंग, particularly where such an action is guided by cost accounting। Cost control involve the following steps and cover the various phases। तो क्या बोल रहा है? Cost control is defined as regulation by executive action of the cost of operating and undertaking, particularly where such action is guided by cost accounting। Cost accounting का यूज करके हम क्या करते हैं? कॉस्ट को अपने जो प्री डिटरमाइंड सेट्स होते हैं, जो बजट्स होते हैं, उस में लाने की कोशिश करते हैं। दैट इज नोन एज कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, जब हम लोग कॉस्ट को क्या करने की कोशिश करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सटेंसिव यूज करके हम लोग अपने बजट्स के अकॉर्डिंग कॉस्ट को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला होता है प्लानिंग, भाई प्लान करना, बजट बनाना, ये सब करना। फिर होता है कम्युनिकेशन करना, जो भी आपने बजट्स बनाए हैं, जो भी आपने डेटा बनाया है, जो भी आपने बजट रेडी किया, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना है, कम्युनिकेट करना है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, मोटिवेट करना, भाई साहब परफॉर्मेंस को इनहैंस करने के लिए आपको मोटिवेशन वाला प्रोसेस तो करना ही पड़ता है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मोटिवेट करना कि भाई जो भी हम लोगों ने टारगेट्स बनाए हमको उसको अचीव करना है और उसमें हमको ये चीजें करनी है, तो कृपया करके सारे लोग करो। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रेजल और रिपोर्टिंग। द एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विद द प्रीडिटरमाइंड प्लान, variance that is deviation from the plan, analyze as to their cost, the variance are to be reported to the proper लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो जो भी वेरिएंसेस आएंगे, तुम्हारे जो भी डिफरेंसेस आएंगे, वो हम लोग मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करके बताएंगे कि भाई ये सब डिफरेंस आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग होगा, वेरिएंस रिव्यू किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा, करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे, रिमीडियल मेजर लिया जाएगा, और जो भी टारगेट हमने बनाए थे, अगर वो टारगेट पहले किसी वजह से डिफेक्टिव थे तो हम उसको रिवाइज भी करेंगे। एडवांटेजेस क्या है कॉस्ट कंट्रोल के? The advantages of cost control are mainly as follows। अचीव करना एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय मैक्सिमम और ऑप्टिमम प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा इंक्रीज करना प्रोडक्टिविटी ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, रीजनेबल प्राइस चार्ज करना कस्टमर को, कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना वर्कर्स के लिए, इकोनॉमिकल यूज करना लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन का, क्रेडिट वर्थीनेस बढ़ाना अपनी। ठीक है, और प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज को इंप्रूव करना। तो यही एडवांटेजेस है कॉस्ट कंट्रोल के। नेक्स्ट आता है तुम्हारा कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन, तो ये क्या बोलता है? प्रॉफिट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेरिंग फैक्टर, दैट इज सेल्स और कॉस्ट। तो तुम लोग को ही पता है कि प्रॉफिट जो है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका सेल्स कितना हो रहा है और आपने खर्चा कितना किया है, कॉस्ट। द वाइडर द गैप बिटवीन दीज टू द फैक्टर्स, द लार्जर इज द प्रॉफिट। Thus, profit can be maximized either by increasing sales or by reducing cost। तो बोल रहा है कि भाई क्योंकि अब यही दोनों फैक्टर रोल प्ले करते हैं, तो या तो आप सेल्स को बढ़ा लो तो आपकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी, या तो आप कॉस्ट को कम कर लो तो आपकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। इन अ कॉम्पिटिशन लेस मार्केट और इन केस ऑफ मोनोपोली प्रोडक्ट, इट मे परहैप्स बी पॉसिबल टू इंक्रीज द प्राइस टू अर्न मोर प्रॉफिट एंड द नीड ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट मे बी फेल्ट। सच कंडीशन कैन नॉट हाउएवर exit paramount when competition comes into play, it may not be possible to increase the sale price। ठीक है, सुनो, मेजरली यहां से लिखा हुआ है कॉस्ट रिडक्शन का डेफिनेशन देखो। बट a cost reduction may be defined as real or permanent reduction in the unit cost of the goods manufactured or service rendered without impairing their suitability for the use intended। तो बोल रहा है कॉस्ट रिडक्शन का सिंपल मतलब होता है रियल और परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट, रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, क्योंकि बोल रहे हैं हम लोग मोनोपोली तो है नहीं, हमारे पास कंपटीशन है, तो हम लोग अपनी सेल प्राइस नहीं बढ़ा सकते, कंपटीशन से हट जाएंगे फिर हम। तो हम लोग को कुछ कर सकते हैं तो वो सिर्फ अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कुछ तो भी तिगड़म लगाएंगे और कॉस्ट कम करेंगे। तो वो कॉस्ट कम करने के जो प्रोसेस होता है उसको कॉस्ट रिडक्शन बोलते हैं, जहां पर ये रियल और परमानेंट कॉस्ट डिक्रीज इन कॉस्ट होता है। बट
इस प्रोसेस में हम लोग अपनी क्वालिटी को कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और ये क्या बात समझ में? यस। रियल और परमानेंट रिडक्शन ड्यू टू विंडफॉल फॉर फीचर रिसीव्ड, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी लाइक रिडक्शन टैक्स ड्यूटीज और ड्यू टू टेम्पररी मेजर टेकन फॉर टाइडिंग ओवर द फाइनेंशियल डिफिकल्टी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के बीच में डिफरेंस हमको देखना है फटाफट से। ठीक है बच्चों, देखो, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन बोल रहा है। कॉस्ट कंट्रोल रिप्रेजेंट एफर्ट्स मेड टुवर्ड अचीविंग टारगेट्स और गोल्स। तो सिंपल शब्दों में मेरे कॉम्पिटिटर प्राइस कम कर रहे हैं, मेरा प्राइस 50 रुपए है, मेरे कॉम्पिटिटर 45 कर दिए, तो मैं कैसे अपना प्राइस भी 45 पे ले आऊं, कैसे अपना प्राइस भी 45 पे ले आओ, 5 रुपए से अपनी कॉस्ट को कम कर दो, दैट इज नोन एज कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, अचीविंग टारगेट्स और गोल्स, तो टारगेट क्या है? 45 रुपए पे पहुंचना, 45 पे पहुंचा, कॉस्ट कंट्रोल का काम वहीं पर खत्म। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? रिप्रेजेंट द अचीवमेंट इन द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट रिडक्शन बोलता है मैं हमेशा ट्राई करते रहूंगा, मैं एक नेवर एंडिंग प्रोसेस हूं, मैं हमेशा ट्राई करते रहूंगा कि मैं कॉस्ट को कम करते रहूं। तो ये जो भाई साहब है ना, ये अपना सिर्फ एक ही टारगेट रखे कि मेरे को 45 पे लाना है, उसके बाद मेरा काम खत्म। बट मेरा काम कभी खत्म नहीं होगा, मैं हमेशा कॉस्ट कम करने के बारे में सोचते रहूंगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल इज टू सेट अप अ टारगेट, टारगेट सेट करना, एसर्टेन करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को, कंपेयर करना टारगेट से, इन्वेस्टिगेट करना वेरिएंस को, और फिर रेमेडियल एक्शन ले लेना। तो वही चीज है कि मेरे को टारगेट सेट करना है कि मेरे कॉम्पिटिटर ने इतना कर दिया है तो मुझे भी इतना करना है। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन इज नॉट कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। इसको स्टैंडर्ड से कोई लेन देन नहीं, इसका टारगेट सिर्फ यही है कि कुछ तो भी ऐसा की चीज मैं करते रहूं, कंटिन्यूअस प्रोसेस करते रहूं, जिससे कॉस्ट में हमेशा कमी आती रहे पर कोई भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। कॉस्ट कंट्रोल एज्यूम करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड और नॉर्म्स, ठीक है, विच आर नॉट चैलेंज्ड। कॉस्ट रिडक्शन एज्यूम करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ कंसील पोटेंशियल सेविंग इन स्टैंडर्ड और नॉर्म्स विच आर देयरफॉर सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट चैलेंज विद अ व्यू टू इंप्रूवमेंट बाय ब्रिंगिंग आउट सेविंग्स। ठीक है, तो कॉस्ट रिडक्शन क्या बोलेगा? कॉस्ट रिडक्शन बोलेगा कि मैं कैसे तो भी कुछ भी करके, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से हो, चाहे वो मेरी रिटर्न अर्निंग की वजह से हो, चाहे वो मेरी फॉरफीचर्स की वजह से हो, मैं अपनी कॉस्ट पे हमेशा रिडक्शन लाने की कोशिश करते रहूंगा। कॉस्ट कंट्रोल इज प्रिवेंटिव फंक्शन है, क्योंकि हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ अपने प्राइस को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉस्ट आर ऑप्टिमाइज बिफोर दे आर इनकर्ड, बट कॉस्ट रिडक्शन करेक्टिव फंक्शन है। करेक्टिव फंक्शन मतलब हमेशा अपनी कॉस्ट में करेक्टनेस लाते रहना, सही करते रहना, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करते रहना। It operates even when an efficient cost control system exists. Therefore, is room for reduction in the achieved cost control over। बोल रहा है कि आपका कॉस्ट सिस्टम एफिशिएंट है, मतलब आपका मार्केट में कंपटीशन नहीं है, आपका कॉस्टिंग जो है वो सही चल रहा है, लेकिन फिर भी हम कॉस्ट रिडक्शन हमेशा करते रहेंगे। एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हम हमेशा ट्राई करते रहेंगे कि अपनी कॉस्ट को हम कंट्रोल में रखें। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल लैक डायनेमिक अप्रोच। कॉस्ट रिडक्शन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एनालाइज बाय वेरियस मेथड ऑफ ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट, एफर्ट्स एंड फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। The main stress is upon why of a thing, and the aim is to have continual economy in the cost। तो बोल रहा है भाई कॉस्ट रिडक्शन एक नेवर एंडिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जहां पर वो कंटिन्यूअस एनालाइज करते रहेगा कॉस्ट को कि किस वजह से कॉस्ट इनकर हो रही है और कैसे कैसे इसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। एक बार फटाफट से रीड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद ना क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वाला टॉपिक है, बट क्योंकि ये टॉपिक हम लोगों ने फाउंडेशन में ऑलरेडी डील करके रखा है, तो तुम लोग इस टॉपिक से फेवरेबल हो तो इसको तुम लोग गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग इंटरमीडिएट में भी बहुत सारे लेवल्स पे ये सारी चीजें पढ़े हुए, जैसे देखो इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, R&D क्या होता है, प्री प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये सब हमको पता है ना क्या होता है। रेलेवेंट कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, संक कॉस्ट, मतलब ऐसा कॉस्ट जिसका डिसीजन मेकिंग में कोई रोल प्ले नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संक कॉस्ट बोलते हैं। इंप्यूटेड कॉस्ट किसको बोलते हैं? समझो, इंप्यूटेड कॉस्ट एक हाइपोथेटिकल और नोशनल कॉस्ट होती है। अरे वो पढ़े ना हम लोग, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो बस इम्प्लिसिट कॉस्ट जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया तुम्हारा, ये देखो मैंने यहाँ पर तुम लोगों के लिए इंसर्ट करके भी रखा था। हाइपोथेटिकल कॉस्ट रिप्रेजेंट करेगा कॉस्ट वैल्यू ऑफ रिसोर्स मेजर्ड बाय इट्स वैल्यू, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंटल वैल्यू ऑफ द कंपनी की ओन्ड प्रॉपर्टी, सैलरी ऑफ ओनर सोल प्रोप्राइटर के केस में। तो ये क्या होती है? मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द सेल्फ प्रोवाइडेड सर्विसेज होती है, मतलब जो मैं अपनी बिजनेस को अपनी खुद की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है उसके बारे में बात करता है, तो दैट इज नोन एज व्हाट? इंप्यूटेड कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट विच आर रेलेवेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और सिचुएशन ओनली। ठीक है,
In the context of decision making, only those costs are relevant which are pertinent to the decision at the hand, since we are concerned with future cost only while making a decision. Historical cost, unless they remain unchanged in the future period or irrelevant for the decision making. तो भाई डिसीजन मेकिंग के लिए जो कॉस्ट रेलेवेंट है उसको रेलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं सिंपली. सम कॉस्ट उस टाइप की कॉस्ट होती है जो कभी पास्ट में हुई थी और आज के केस में उसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई रोल प्ले नहीं ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी प्रकार के डिसीजन मेकिंग में. ठीक है, बाकी ये सब तुम लोग रीड कर लेना, ये सब फाउंडेशन वाले टॉपिक्स है. ठीक है, और जो कि वापस से आए, लेकिन शॉर्ट नोट्स इसके ऊपर आ सकते हैं, तो मैं तुम लोग को बोलूंगा हाईली रिकमेंडेड है, सबको रीड कर लेना. बैच कॉस्टिंग तुमको पता है, प्रोसेस कॉस्टिंग पता है, ऑपरेशनल कॉस्टिंग पता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉइंट कॉस्ट, बाय जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, ये सब पता है हमको, है ना, क्योंकि ये सब हमने, मैं बोला ना तुम लोगों की जो थ्योरी होती है वो प्रैक्टिकल बेस्ड भी होती है, तो जो प्रैक्टिकल कवर कर लिया उसकी मेजरली थ्योरी तो कवर हो ही गई. मार्जिनल स्टैंडर्ड, बजटरी, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ये सब हमको पता है. हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन में आ रहा हूं मैं. बोल रहा है स्टेट द टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन द फॉलोइंग केसेस. तो इन केसेस में कौन सी कॉस्ट हुई है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट हमको बताना है. तो देखो बोल रहा है इंटरेस्ट पेड ऑन ओन कैपिटल. ओन कैपिटल तो ये क्या है, मेरी नोशनल कॉस्ट या फिर इंप्यूटेड कॉस्ट या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट, अगर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बात करूं. नेक्स्ट बोल रहा है विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग न्यू मशीन फॉर एक्सपेंशन पर्पस. तो ये है बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. पूछो क्यों? क्योंकि मैंने अपने बैंक से पैसा निकाला और मैं अपने बैंक से पैसा निकाल के अपनी मशीन खरीद लिया. अगर ये मशीन मैं नहीं परचेस करता तो मेरे बैंक में पैसा पड़े रहता और उससे मेरे को इंटरेस्ट मिलते रहता, पर मैंने उस इंटरेस्ट को फॉरगो कर दिया. किसके लिए? मशीन परचेस करने के लिए. मशीन परचेस करने के लिए मैंने वो वाली इनकम को फॉरगो कर दिया. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच इज फॉरगॉन. तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग विच इज टेम्पोरली क्लोज्ड. तो भाई एक ऐसी फैक्ट्री बिल्डिंग जो कि टेम्पररी क्लोज्ड है उसके लिए आप रेंट पे कर रहे हो, तो ये होता है बेटा शट डाउन. शट डाउन कॉस्ट होती है ये वाली. ठीक है, और फाइनली तुम्हारी आ जाएगी कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एक्विजिशन एंड कन्वर्जन ऑफ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. तो बताओ मटेरियल को एक्वायर करना और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, ये पूरे प्रोसेस में जो खर्चा होता है इसको कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं. वेरी गुड, बच्चे बोल रहे हैं भैया हमको पता है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट. आर वी क्लियर विद दिस बच्चों? यस, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई करो मेथड ऑफ कॉस्टिंग. तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग तुम लोगों को पता है क्या होती है, प्रिय मार्जिनल स्टैंडर्ड, जॉब, बैच, ये सब. तो वेयर ऑल कॉस्ट आर डायरेक्टली चार्ज टू अ स्पेसिफिक जॉब. तो बेटा नाम में ही आंसर है, जॉब कॉस्टिंग. जॉब कॉस्टिंग. नेक्स्ट है तुम्हारा वेयर ऑल द कॉस्ट आर डायरेक्टली चार्ज टू अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट. तो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट कैसे बन के निकलता है बाहर? ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट मतलब बैच कॉस्टिंग की बातें चल रही है. इसके बारे में बातें चल रही है, बैच कॉस्टिंग के बारे में बातें चल रही है. वेयर कॉस्ट इज एसर्टेन फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट. सिंगल प्रोडक्ट, यूनिट कॉस्टिंग. किस बारे में बात चल रही है? यूनिट कॉस्टिंग के बारे में बात चल रही है. और फाइनली वेयर द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉम्प्लेक्स एंड मेथड कैन नॉट बी एसर्टेन. तो जहां पर आप जो यूनिट ऑफ प्रोडक्ट देके रखा है वो बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का है और आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कौन सा कॉस्टिंग का मेथड यूज हुआ, तो आप इसको बोलोगे बेटा मल्टीपल कॉस्टिंग. ये आपके लिए कुछ नया था, इसको आप क्या बोलोगे? मल्टीपल कॉस्टिंग बोलोगे. आर वी क्लियर विद दिस? फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे. ठीक है, सही है. चलो नेक्स्ट. स्टेट द मेथड ऑफ कॉस्टिंग एंड आल्सो द यूनिट ऑफ कॉस्टिंग फॉर द फॉलोइंग इंडस्ट्री. तो मेथड भी बताना है, यूनिट भी बताना है, कॉस्ट यूनिट भी बताना है. तो मेथड होटल इंडस्ट्री के लिए होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज या सर्विस कॉस्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं. और ये किस बेसिस पे होता है बेटा? पर रूम डे या फिर बेड नाइट. ठीक है. टॉय मेकिंग बेटा बैच कॉस्टिंग का पार्ट है, क्योंकि एक बार में बहुत सारे टॉयज बन के बाहर निकलते हैं, बैच में निकलता है बाहर, और इसके लिए बैच कॉस्टिंग का ही यूज करता है. अच्छा, इसको अपना वैल्यू कर सकते हैं पर यूनिट बेसिस पे, पर यूनिट बेसिस पे या पर बैच बेसिस पे, मतलब एक बैच की कितनी कॉस्ट हो गई या एक यूनिट की कितनी कॉस्ट हो गई. ठीक है. नेक्स्ट है तुम्हारा स्टील. तो स्टील बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट है और ये टन के बेसिस पे वैल्यू होता है. ठीक है, तो ये तुम्हारी कॉस्ट यूनिट है, ये तुम्हारा कॉस्टिंग का मेथड है. ठीक है, कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट है तुम्हारा शिप बिल्डिंग. तो शिप बेटा शिप बनानी है, जहाज बनाना है. तो जहाज बनाना क्या काम है? ये ऐसा नेचर का आइटम है जो कि सबके लिए अलग अलग बनता है और बड़ा प्रोजेक्ट है, 1 साल से ज्यादा चलता है. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग.
और इस पे तुम्हारा वही लग जाएगा उस पूरे प्रोजेक्ट में कितना रुपए लगा, तो दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि तुमसे मेथड भी पूछ लेगा और यूनिट भी पूछ लेगा, तो इसको भी नोट डाउन करो। नेक्स्ट है तुम्हारा गिव द मेथड ऑफ कॉस्टिंग एंड द यूनिट कॉस्टिंग। तो रोड ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा यूज होता है, रोड ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो ये हो जाएगा सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, और ये हो जाएगा पैसेंजर किलोमीटर या फिर टन किलोमीटर। नेक्स्ट है स्टील, स्टील का प्रोसेस कॉस्टिंग, ये यहाँ पर तो लिख चुके हैं स्टील। बाइसिकल बेटा मल्टीपल कॉस्टिंग है, क्योंकि अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते बाइसिकल को, ठीक है, और ये नंबर ऑफ बाइसिकल्स के बेसिस पे होगा, नंबर ऑफ बाइसिकल के। ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट के बेसिस, ठीक है। बाइसिकल का मल्टीपल कॉस्टिंग इसलिए हुआ है क्योंकि बाइसिकल का तुम लोग एक आइडेंटिफाई नहीं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आएंगे यहाँ पर, बाइसिकल के लिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आएंगे, तो आपको यहाँ पर मल्टीपल कॉस्टिंग का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको फटाफट से। ठीक है बच्चा बाटी, ये हो गया, ये वाला तुम लोग कर लेना। इसके साथ हमारा चैप्टर का लास्ट पॉइंट आ गया है तुम्हारा, लास्ट पॉइंट है रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा क्या रोल प्ले होता है, तो बेटा टू एनालाइज वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं ना एग्जाम में। टू एनालाइज वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर्विस सच एज मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स एक्सपेंसेस। तो इंट्रोड्यूस करना अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग मेथड इन द ऑर्गेनाइजेशन so as to facilitate management with the knowledge of cost of production service for managerial decision making, obviously to determine the cost of new product, नए प्रोडक्ट का कॉस्ट डिटरमाइन करना, ऑर्डर टू फैसिलिटेट मैनेजमेंट अराइविंग एट द करेक्ट प्राइसिंग डिसीजन। तो भाई प्राइस कितनी चार्ज करनी है मार्केट में, उस प्राइस को चार्ज करने के लिए सही कॉस्ट उस प्रोडक्ट की निकालना, ठीक है। डिटरमाइन करना फीजिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट प्रपोजल। तो भाई अलग अलग प्रपोजल तुम्हारे पास आए हैं, तो कौन से प्रपोजल में आपको कॉस्ट कम लग रही है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, कौन सा आपके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, फिजिबल होगा, उसका एनालिसिस करना। तो एनालाइज करना वेरिएंसेस अगेंस्ट स्टैंडर्ड बाय रीजन टू एनेबल कंसर्न डिपार्टमेंट इनिशिएट करेक्टिव एक्शन। तो भाई जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस साथ कंपेयर करके वेरिएंस निकालना और उस बेसिस पे करेक्टिव एक्शंस लेना, ठीक है। कलेक्शन collation of extraneous information for the management to compare the company's performance with that of peer industry for better appreciation decision making। सिंपल शब्दों में अपनी कंपनी का डेटा, कॉस्ट डेटा दूसरी कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना, इंडस्ट्री में अपनी फर्म के एग्जिस्टेंस ऊपर करना बाय टेकिंग द नेसेसरी एक्शंस अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर्स, ये भी काम होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का। तो बहुत बड़ा रोल प्ले होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट अकाउंट। इसके साथ हमारा जो थ्योरी वाला चैप्टर 1 का पोर्शन था वो पूरा पूरा समाप्त होता है बच्चों, यस समाप्त, ठीक है। बाकी मैं चैप्टर नंबर 2 में एंटर करता हूँ डायरेक्टली मटेरियल में। अब देखो चैप्टर नंबर 1 में ही मेजर थ्योरी वाला पोर्शन है, बाकी सब चैप्टर्स में तो टाइम पास टाइप का ही रहेगा सारी चीजें। एक सेकेंड, मटेरियल कहाँ गया, ये देखो बच्चों मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर तुम लोगों को मेरे को ये बताना है मेन मेन चीजें जो हैं वो है, ये देखो बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल बताना है और मटेरियल रिक्विजिशन नोट बताना है। तो देखो बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, तो बिल ऑफ मटेरियल इज अ कंप्लीट शेड्यूल फॉर पार्ट्स एंड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्डर प्रिपेयर्ड बाय ड्राइंग ऑफिस एंड इशूड बाय टुगेदर विद द नेसेसरी ब्लूप्रिंट ऑफ द ड्राइंग्स। तो सिंपल शब्दों में एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक यूनिट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल कितना कितना लगेगा, ये जो डेटा बन के रेडी होता है एक पेपर में, इसको हम बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। मतलब कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट, ठीक है। फॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट प्रिंटेड कॉपीज ऑफ बिल ऑफ मटेरियल आर केप्ट विथ ब्लैंक स्पेस फॉर एनी स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ मॉडिफिकेशन टू बी फिल्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब ऑर्डर। The schedule detail everything has even to the bolts and nut size weights. The document solve a number of useful purpose। तो भाई ये डॉक्यूमेंट इतना डिटेल में होता है कि आपको नट बोल्ट से लेकर हर इंफॉर्मेशन बताएगा कि एक मेरे को एक डायरी बनानी है या मेरे को एक कैलकुलेटर बनाना है, तो इसमें एक एक कंपोनेंट किस किस क्वांटिटी में कितना कितना लगेगा वो पूरा आपको बिल ऑफ मटेरियल डिटेल देता है। इसके अलावा मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है, तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां पर एक डिपार्टमेंट
जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है उसके पास जाके मटेरियल रिक्विजिशन नोट को दिखाकर सामान लेके आती है स्टोर्स डिपार्टमेंट से। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास एक प्रूफ होता है कि मेरे पास मटेरियल रिक्विजिशन नोट आया था इस वाली डिपार्टमेंट से और मैंने उनको मटेरियल इशू, ठीक है। तो is a document issued by a department in charge requesting the stores keeper to issue certain material to a job standing order number, ठीक है। तो वो बेसिकली एक रिक्वेस्ट होती है कि आप हमको मटेरियल इशू करो स्टोर डिपार्टमेंट वाले भैया, हमारा ये डिपार्टमेंट है। तो दिस इज नोन एज मटेरियल रिक्विजिशन नोट, नाम में ही आंसर है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होता है। परचेज रिक्विजिशन नोट वो होता है जो परचेज के लिए बनाया जाता है, परचेज रिक्वेस्ट की जाती है परचेज डिपार्टमेंट से कि भाई इतना सामान परचेज कर देना है। बाकी परचेज ऑर्डर आपको रीड कर लेना है। ये सब छोटी छोटी चीज आप एक बार बस रीड कर लोगे तो चलेगा। इसके अलावा मैं आता हूँ बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर के डिफरेंस पे। ये देखो, ये है बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर के बीच में डिफरेंस। बिन कार्ड क्या होता है? मेंटेन बाय स्टोर कीपर, मेंटेन बाय कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, कंटेन ओनली क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ मटेरियल, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन बोथ इन क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू। यहाँ पर तो बस किलो लिखा रहता है ना, 100 किलो, 50 किलो, 20 किलो, ये लिखा रहता है, बट यहाँ पर वैल्यू भी लिखी रहती है। स्टोर्स लेजर बनाया है हम लोग, ठीक है। एंट्रीज आर मेड व्हेन ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, इट इज ऑलवेज पोस्टेड आफ्टर द ट्रांजैक्शन, ईच ट्रांजैक्शन इज इंडिविजुअली पोस्टेड, ट्रांजैक्शन में बी समराइज्ड एंड देन पोस्टेड। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर डू नॉट अपीयर इन बिन कार्ड, मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब रिकॉर्डेड इन कॉस्टिंग पर्पस, ठीक है। तो बिन कार्ड में ये चीजें होती है और स्टोर्स लेजर में ये चीजें होती है। एकदम बेसिक डिफरेंशिएशन है दोनों के बीच में, तो ये आप लोग रीड आउट कर लेंगे। इसके बाद बेटा एबीसी एनालिसिस का भी क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है, क्योंकि ये भी एबीसी एनालिसिस के ऊपर हमारे पास ऑलवेज बेटर कंट्रोल होता है एबीसी का मतलब, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पर एबीसी का मतलब है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ये एक एनालिटिकल मेथड है ऑफ स्टॉक कंट्रोल विच एम्स एट कंसंट्रेटिंग एफर्ट्स ऑन दोज आइटम्स विच अटेंशन इज नीडेड मोस्ट। तो भाई एबीसी तीन कैटेगरी में हम लोग बांट देते हैं मटेरियल को। ए मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल, जो कि क्वांटिटी में तो बहुत कम होते हैं बट उनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है। फॉर से 5 मशीनरी है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो बस 5 ही मशीन है बट करोड़ों की वैल्यू है। फिर बी में आता है ऐसी चीजें जिसका वॉल्यूम तो ज्यादा है लेकिन उसका वैल्यू जो है वो कम है। लेट से क्या बोलते हैं तुम्हारा रॉ मटेरियल का वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो करोड़ों में नहीं है, वो लाखों में है। फिर सी कैटेगरी में आते हैं नट बोल्ट, जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, नट बोल्ट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा पड़े हुए लेकिन उसकी वैल्यू हजारों में है। तो ये होता है ए बी सी एनालिसिस, मतलब हर चीज को आपको ए बी और सी कैटेगरी में बांट देना है, जहां ए में आपको सबसे ज्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज करना है, बी में उससे थोड़ा कम, और सी में आप ध्यान भी नहीं दोगे थोड़ा तो चलेगा, ठीक है। It is based on the concept that a small number of item in inventory may typically represent the bulk money value of the total material used in the production process, while a relatively large number of item may represent a small portion, जैसे कि nut bolt, of the money value so used, resulting in small number of item be subjected to greater degree of continuous control, ठीक है। देखो अब यहाँ पर बोल रहा है अंडर दिस सिस्टम मटेरियल स्टॉक में बी क्लासिफाइड इनटू नंबर ऑफ कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी। तो उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वैल्यू क्या, फ्रीक्वेंसी क्या, उस बेसिस पे आप ए बी सी में उसको बांटोगे, ठीक है। वी में कॉल इट ग्रुप ए आइटम, फर्स्ट कैटेगरी को ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम हैंडल्ड बट द कंबाइंड वैल्यू में बी लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वैल्यू। तो वही सब चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा मेरे को एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम भी तुमको बताना था, इसको भी आप रीड करके जाओगे अच्छे से। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऐसा इन्वेंट्री सिस्टम जहां बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर में जो आप सिर्फ डेटा रिकॉर्ड किए हो उसको आप क्रॉस वेरीफाई करते हो बाय द कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज एसेंशियल फीचर ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मींस द सिस्टम ऑफ स्टॉक रिकॉर्ड एंड कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, मतलब बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर में रिकॉर्डिंग भी करना है, साथ के साथ कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग भी करना है, दोनों करना है। तो वो आएगा परपेचुअल स्टॉक परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर। वेयर एज कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग मींस ओनली द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक रिकॉर्ड विद एक्चुअल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टॉक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है और कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग भी करना है। इसको हम लोग परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम बोलते हैं प्यार से। एबीसी एनालिसिस आपने रीड कर लेना है एक बार बस, ठीक है। ये देखो आपको एबीसी एनालिसिस बता के रखा है। ए कैटेगरी का नंबर ऑफ आइटम कम है बट उसकी वैल्यू ज्यादा है, बी कैटेगरी का नंबर ऑफ आइटम ज्यादा है पर उसकी वैल्यू कम है, और सी कैटेगरी का नंबर ऑफ आइटम सबसे ज्यादा है पर उसकी वैल्यू सबसे कम है। एडवांटेजेस पढ़ लेना एबीसी एनालिसिस। बाकी पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं,
लेकिन अब ये सारी जो मेथड्स है ये मैंने रेगुलर क्लास में पूरा पूरा कवर कर लिया था ऑलरेडी, तो जो जो चीज़ें प्रैक्टिकल में कवर हो गई है न्यूमेरिकल में वो हमारा पार्ट नहीं बनेंगी। चलो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेबर के अंदर में जो है वो है तुम्हारा लेबर टर्नओवर रेशियो। देखो जी, लेबर टर्नओवर तो तुम लोग को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेबर नए ज्वाइन होते हैं और कितने लेबर छोड़ के चले जाते हैं, इसको हम लेबर टर्नओवर रेशियो के नाम से जानते हैं। हमको पढ़ना है कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर रेशियो। तो कुछ पर्सनल कॉजेज हो सकते हैं, कुछ तुम्हारे अनअवॉइडेबल कॉज हो सकते हैं और कुछ अवॉइडेबल हो सकते हैं। पर्सनल में क्या होगा, डिसलाइक फॉर द जॉब, लोकेलिटी और इन्वायरमेंट, ठीक है, डोमेस्टिक ट्रबल्स और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेंज ऑफ लाइन फॉर बेटरमेंट, रिटायरमेंट ड्यू टू ओल्ड एज, इल हेल्थ और डेथ हो जाना। अनअवॉइडेबल कॉजेज क्या होंगे, रिटेंचमेंट ड्यू टू सीजनल ट्रेड, शॉर्टेज ऑफ एनी मटेरियल, अदर रिसोर्सेज, लैक मटेरियल फॉर द प्रोडक्ट, डिस्चार्ज ऑन एनी डिसिप्लिनरी ग्राउंड, डिस्चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूड और लॉन्ग एक्सपेंसेस। तो ये सब चीजें अनअवॉइडेबल थी, ठीक है, क्योंकि हम लोग डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स के बेसिस पे किसी इंप्लॉय को निकाल दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर वो बहुत टाइम से एब्सेंट मार रहा है, बहुत इरेगुलर है तो हम उसको निकाल दे रहे हैं, या फिर कोई और रीजन है, फोर्सेस हमारा स्टॉक की शॉर्टेज है, मटेरियल की कमी है, तब इस सिचुएशन में मेरे को इंप्लॉय की जरूरत ही नहीं है, लेबर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है। अवॉइडेबल कॉसेस, इसके अंदर अनसुटेबिलिटी ऑफ जॉब हो सकता है, लो पे या अलाउंस हो सकता है, अनसेटिस्फैक्टरी वर्किंग कंडीशन हो सकती है, अनहैप्पी रिलेशन हो सकता है विद द कोवर्कर एंड अनसेटिस्फैक्टरी बिहेवियर, डिस्प्यूट हो सकता है राइवल ट्रेड यूनियंस के बीच में, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, मेडिकल और अदर फैक्टर्स के कारण भी हो सकता है, या एमिनिटीज के कारण भी हो सकता है, लाइक आपने जो रिक्रिएशनल सेंटर या स्कूल वगैरह फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आजकल की बेसिक नेसेसिटी हो गई है हर जॉब के अंदर। और अगर ये बेसिक चीजें भी नहीं है तो सामने वाले इंसान को मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए ये क्या हो गया, अवॉइडेबल कॉजेज हो गए अनअवॉइडेबल। तो ये कॉजेज आप जरूर से पढ़ के जाएंगे लेबर टर्नओवर, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कवर्ड होगा ऑलरेडी। इसके बाद बेटा जो भी चैप्टर्स तुम्हारे बनते हैं उसके मैं जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तुम लोग को बता देता हूँ। जैसे कि बजटरी कंट्रोल के अंदर मैंने तुमको फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट के बीच में बोला, डिफरेंस पूछ सकते हैं। आपका ओवरहेड्स के अंदर जो आपका अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन होता है वो नॉर्मल, एबनॉर्मल नेचर या कैरी फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकता है कि अगर नॉर्मल के कारण है तो आप क्या करोगे, सप्लीमेंट्री रेट निकालोगे। एबनॉर्मल के कारण है तो क्या करोगे, कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज कर दोगे। और अगर कैरी फॉरवर्ड मतलब अगर आपको लग रहा है कि अगले साल आप इसको रिकवर कर सकते हो तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपसे वो पूछ सकता है डेफिनेटली। इसके अलावा आपका बचा चैप्टर जो है वो जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, तो आपको जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है कि क्या वो है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम अटेम्प्ट में। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर जो आपके अलग अलग बेसिस है ना निकालने के नोशनल प्रॉफिट के, कि जो आपके अलग अलग डब्ल्यूआईपी रिजर्व और पीएनएल में कितना जाएगा, तो वो निकालने के जो अलग अलग फॉर्मूले हैं वो पूछ लिया था आपसे एग्जाम में। तो वो वाली थ्योरी आ सकती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर। बाकी प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत बड़ा पार्ट बनाता नहीं है। कॉस्ट शीट चैप्टर के अंदर आपका यूजेस ऑफ कॉस्ट शीट पूछ सकता है कि कॉस्ट शीट बनाने के क्या क्या एडवांटेजेस है, हमको क्या क्या यूजेस है हमारी कॉस्ट शीट के। इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तो ऐसा कुछ थ्योरी बनती नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपसे की फैक्टर के बारे में पूछ सकता है। की फैक्टर आपको याद है, की फैक्टर के ऊपर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है कि वो ऐसा फैक्टर जो कि कम है, जो कि लिमिटिंग है, जो लिमिटिंग फैक्टर भी बोलते हैं उसको, ऐसा फैक्टर जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस पे कम है हमारे पास, शॉर्टेज है जिसकी, उसको हम क्या बोलते हैं, की फैक्टर बोलते हैं। तो वो आपका आ सकता है एक और बाकी सब चीजें तो आपको पता है, ठीक है। बेसिक कर्व के बारे में आपको पता है और कुछ कुछ चीजें जो हो सकती है और क्या। बस बेटा मेरे हिसाब से तो थ्योरी में इतने ही पोर्शन हो सकते हैं। चैप्टर 1 मेजर थ्योरी पोर्शन आपका कवर कर लेती है तो वो चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी। बाकी जो भी थ्योरी आती है वो प्रैक्टिकल बेस्ड ही आपकी आती है एग्जाम में। जैसे कि अब जैसे मान लो इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स है तो उसमें आपसे पूछ लेगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। या फिर आपसे ये पूछ लेगा व्हेन वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो उसका आंसर होगा जब इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करेंगे तब हम नहीं बनाएंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उस सिचुएशन में हम लोग नहीं प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिकल पे कवर्ड है वो आपको थ्योरी में पूछे जा सकते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि तुम लोगों को मेजर थ्योरी कवर करवाऊं मैं, ठीक है। ओके, और सर्विस कॉस्टिंग से भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कंपोजिट यूनिट क्या होता है बताओ, ठीक है। ये सब चीजें आ सकती है। तो ये सब चीजें आप एक एक बार जरूर से गो थ्रू करके जाएंगे
और गो थ्रू करने का बहुत सिंपल सा तरीका सारे बच्चों को आज बता रहा हूं मैं। यही निंजा टेक्निक है थ्योरीज को गो थ्रू करने की। हर चैप्टर के ग्लोसरी सेक्शन में जाओ। हर चैप्टर के कहां जाओगे? ग्लोसरी सेक्शन में जाओगे, और ग्लोसरी सेक्शन से तुम लोग फटाफट से जो भी थ्योरी वाले पोर्शन है वो गो थ्रू कर लोगे, जितने मैंने कराए हैं उसके अलावा, उसको छोड़ के जितने भी ग्लोसरी सेक्शन है। बस बेटा, तो थ्योरी में मेरे तरफ से इतना ही कवरेज था तुम्हारे लिए। होप सो तुम लोगों को हेल्प मिला होगा इस थ्योरी सेशन से, और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल में नए हो तो कमेंट सेक्शन में भावनाएं बता देना। मिलते हैं अगले सेशन में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।